नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रवीण कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम परिचर्चा करेंगे डॉक्टर एएस प्रसाद जी से, जो कि कानपुर के गौरव हैं और जिनको कि हम सभी लोग सेवा के प्रोदा के रूप में जानते हैं। आपने कानपुर के लिए जो कार्य किया है वह अद्वितीय है और कानपुर के रहने वाले लोग कानपुर के विषय में उतना नहीं सोचते हैं जितना कि आप सोचते हैं। और आपने हाइजीन से रिलेटेड और तमाम ऐसी मुहिम चलाई पूरे कानपुर नगर में, जिसने कानपुर नगर वासियों को लाभान्वित किया। और आज हम आपसे परिचर्चा में जानेंगे आपके जीवन यात्रा के विषय में। जानना इसलिए जरूरी है कि आपकी जो सक्सेस स्टोरी है उससे दूसरे लोग लाभान्वित हों, सीखें और अपने समाज और देश के लिए कुछ कार्य करें। हम स्वागत करते हैं आपका हमारे इस पॉडकास्ट में और आज हम आपके जीवन यात्रा के विषय में जानेंगे। जैसा कि आपने एक बार कहा था कि आप बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं और वहां से कानपुर आए, और हम सभी लोग जानते हैं कि आप पूरे कानपुरिया उसमें रच बस गए। और इवन आपने एक फंक्शन में ये भी बताया कि सीवर सिस्टम था जो कानपुर का कब का बना हुआ था, तो जनरली लोग जानते नहीं जो कानपुर में रहते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि आप हमारे साथ हैं और हम सभी दर्शकों के साथ आप शेयर करेंगे अपनी जीवन यात्रा के बारे में और लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। डॉक्टर एएस प्रसाद जी। नमस्कार साथियों एंड बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण कटियार, दोनों चीज के लिए, मुझे बुलाने के लिए और इतने अच्छे शब्दों का चयन मेरे लिए करना, जो शायद मुझे लगता है इतनी जरूरत भी नहीं थी। हम सब दिल से काम करने वाले लोग हैं और जो उचित समझते हैं वो करते हैं। कई बार जो आज हम उचित समझते हैं बाद में लगता है कि नहीं, इसको नहीं करना चाहिए, ऐसा भी होता है। लेकिन हाँ, डॉक्टर होना भी एक अच्छी बात है। मुझे लगता है हम लोग जो बने थे बहुत आइडियल से बने थे और उसका बहुत फायदा उठता है हमको समाज में अपनी बात पहुंचाने के लिए भी। और हम बिहार से तो आए हैं, ओरिजिनली बिहार के हैं, लेकिन अब तो कनपुरिया है। कनपुरिया एक शब्द है जो कानपुर आके ही पता चला और हम लोग ने इसको बहुत ज्यादा प्रचलित कर दिया है। और अब पूरे भारत में अब कानपुर जो दोनों चीज के लिए जाना जाता है, कुछ निगेटिव के लिए भी तो कुछ अच्छाइयों के लिए भी। सभी लोगों को शायद ना पता हो कि आपका पूरा नाम डॉक्टर अमल शंकर प्रसाद है, जिसको कि शार्ट में डॉक्टर एएस प्रसाद लिखते हैं। और कभी आपने एक बार चर्चा की थी कि आपकी स्कूलिंग देश के विभिन्न हिस्सों में हुई, तो कुछ इस बारे में बताएं। हाँ, मैं अपने को कनपुरिया भी कहता हूं और नॉन रेजिडेंट बिहारी भी कहता हूं, फक्र से कहता हूं। बिहार से मेरा नाता थोड़ा ही है। मेरा जन्म बिहार में हुआ था, मेरा जन्म पटना में हुआ था और मेरे जो ओरिजिनल घर जिसको बोला जाता है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट बिहार में है। डुमरांव और आरा ऐसे जगह है जहां पे हमारी जमींदारी का पूरा घर रहा है और हमारी बहुत बड़ी फैमिली थी और इसीलिए मेरी पढ़ाई भी थोड़ा इधर उधर हुई है। मेरा पढ़ाई शुरू में हजारीबाग नाम के एक शहर में हुई जो उस समय बिहार में था, आज झारखंड में है। उसके बाद में फिर पटना में थोड़ा पढ़ा, फिर राउरकेला एक उड़ीसा में, वहां गया, फिर वापस पटना आया। फिर डुमरांव जो हम लोग का एंसेस्ट्रल प्लेस है, वहां एक डुमरांव महाराजा का स्कूल है, उसमें पढ़ा। उस स्कूल का जिक्र चेतन भगत ने अपने एक किताब में भी किया है उसी स्कूल के बारे में, उसमें पिक्चर भी बनी है बाय द वे। तो उस स्कूल में भी हमको करीब 8 महीने तक पढ़ाया गया। और उस समय हमारे खानदान में एक प्रथा थी कि हर बच्चे को अपने बाप दादा के स्कूल में, चाहे कहीं भी पढ़ रहा हो, बोर्डिंग से ला के 6 महीने 7 महीने एक बार उसको एक डुमरांव राज स्कूल का एक रसास्वादन कराया जाता था और बहुत अच्छा था। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई एक बार में एकदम कि दुनिया ऐसी होती है जहां पे आप तो इतने छोटे थे, आपका बैचमेट शादीशुदा भी क्लास 6 में मिल जाता है, तो वो भी एक अलग दुनिया थी। लेकिन हाँ, मेरी बेसिक जो पढ़ाई है वो राउरकेला में हुई, जो उड़ीसा में एक शहर है, स्टील सिटी है। और वहां पे हमारा जो एक एटमॉस्फेयर था वो मिक्स था, मतलब डोमिनेट तो बंगालीज करते थे लेकिन साउथ इंडिया के बहुत लोग थे, यूपी बिहार के भी लोग थे और हर भाषा जानने वाले आपको वहां लोग मिल जाएंगे। और इसीलिए उस वातावरण में मेरी पढ़ाई हुई और मैं उड़िया तो पास किया था मैंने और उड़िया बंगाली दोनों बोल लेता था। जर्मन मेरा एक्स्ट्रा लैंग्वेज था, तो उसका जो फर्स्ट
डिप्लोमा का फर्स्ट जो होता है सेशन, वो मैं पास करके आया था। और कानपुर आ गया तो कानपुरिया हो गया। कभी कभी इंसान जो बनना चाहता है उसके अतिरिक्त भी बन जाता है। आपके जीवन में भी शायद ऐसे ही रहा कि आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे और आप डॉक्टर बन गए। इस बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। डेस्टिनी अब तो बहुत ज्यादा उस समय मैं समझना शुरू किया था। उस उम्र में जब, देखिए, मैं 19 साल की उम्र में कानपुर आया था और उस समय डेस्टिनी शब्द को इतना नहीं जानता था। आज मैं पीछे देखता हूं तो बहुत समझ में आता है। जब मैं पढ़ता था तो मैं बिल्कुल डॉक्टर नहीं बनना चाहता, लेकिन डॉक्टर का एक ही मेरे पास थोड़ा सा एक्सपोजर था अपने आसपास के अलावा। वहां के आईजीएच का, हम राउरकेला के इस्पात जनरल हॉस्पिटल जो हुआ था वो बहुत अच्छा लगता था। बहुत अच्छा हॉस्पिटल था और कुछ डॉक्टर्स को हमारे घर वाले जानते थे, उनसे मिलते थे तो ग्लैमरस लगते थे, ये बात सही है। लेकिन मुझे इंटरेस्ट डॉक्टर में नहीं था। मैं इंटरेस्ट मेरा दुनिया घूमने के ऊपर ज्यादा था और कैसे घूमूंगा ये तो कभी सोचा नहीं उस समय, बस दुनिया घूमना है। और मेरा फेवरेट बुक अर्नेस्ट हेमिंगवे का हुआ करता था, तो उसमें एक फेयरवेल टू आर्म्स में डॉक्टर हीरो है जो आर्मी में है। तो ये एक डॉक्टर, उस तरह का डॉक्टर अगर बनना चाहूं तो इस तरह से होता था। लेकिन तब भी क्योंकि राउरकेला में थे और मेरे सब दोस्तों की तरह हम भी इंजीनियर बनना चाहते थे। दैट फैक्ट इज दैट फैमिली प्रेशर से हमको बायोलॉजी लेना पड़ा, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था उस समय। और उसी बायोलॉजी से मैं पास करके सीपीएमटी में सेलेक्ट हुआ और कानपुर भी आ गया। सीपीएमटी में भाई मेरा कहा जाता है सिलेक्शन, मेरे फिजिक्स के मार्क्स इतने अच्छे थे कि जूलॉजी और बॉटनी के नंबर को बाईपास करके हुए थे। और मेरे साथ वाले बोलते थे कि तुम्हारा सिलेक्शन फिजिक्स के मार्क्स के कारण ज्यादा हुआ है, बायोलॉजी के नहीं। आईआईटी में कोई शायद आपके रिलेटिव थे जो हाँ, आपके जब लोकल मेरा गार्जियन सिलेक्शन हुआ तो उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं बनना तो नहीं चाहता था, लेकिन और क्या करूं, कहीं और घर वाले पीछे पड़े थे कि हर जनरेशन में एक डॉक्टर होता है। हमारे जनरेशन में हर एक के साथ कोशिश किया जा रहा था। मेरे सब भाइयों को एक एक बार कहा जाता प्लीज डॉक्टर बनने की कोशिश करो। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो यूपी में हुआ, क्योंकि मेरा एक एंसेस्ट्रल हाउस बनारस में था, तो हम बनारस के थ्रू यूपी के डोमिसाइल थे। आईआईटी में मेरे अंकल प्रोफेसर थे, तो नेचुरली जो मिडिल क्लास में होता है, जहां लोकल गार्जियन है और कहीं जाना ना दिया जाए। एफएमसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वेटिंग लिस्ट था, तो ऐसे भी अभी उसका वेट करने का, और यहाँ पे टाइम आ गया था पैसे जमा करने का। और लोकल गार्जियन हो तो फिर तो घर वाले आपको कहीं जाने नहीं देंगे। आजकल का जमाना और वो जमाना कुछ और था। तो हम कानपुर ज्वाइन किया। 1976 में मैं कानपुर आया पढ़ने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए। एमबीबीएस करने के लिए, फिर एमएससी यहीं से किया जी। और उसके बाद यहीं के होके फिर यहीं होके रह गया। और जी जी वो कानपुर शहर ने मुझे कानपुरिया बना दिया। जी। जैसा कि आपने बताया कि आप 1976 में कानपुर आए और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से ही आपने एमबीबीएस और एमएस किया और उसके बाद आप यहीं पर रुक गए। तो ऐसा कानपुर ने क्या अपील किया कि आप यहीं के होके रह गए? क्योंकि जहां तक मैं आपको जानता हूं, मेरी मुलाकात आपसे 2004-05 में हुई थी और करीब 20 साल हो गए मुझे आपको जानते हुए। तो कानपुर का पैशन, मतलब कानपुर के लिए जो आपकी सोच है, वो दूसरे लोगों से आपको बिल्कुल अलग करती है। तो ऐसा क्या अपील किया कि आपको लगा कि कानपुर ही मेरी कर्मस्थली होनी चाहिए? डॉक्टर प्रवीण, सच्चाई जो मैंने पहले कहा था, वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, डेस्टिनी। जो आप सोचते हो वो नहीं होता। ये जो मेरा पैशन कानपुर के लिए बना है, वो धीरे धीरे बना है। और ये बात सही है कि जब मैं पास करके निकला था, मैं जब एमएस कर रहा था, तभी मेरे फादर को कैंसर हुआ और उनको फिर कानपुर लाया गया, क्योंकि रेडियोथेरेपी के लिए दो ही जगह थी पूरे यूपी में, या तो कानपुर या बनारस। नेचुरली मैं कानपुर मेडिकल कॉलेज में था, तो उनको हम लोग यहाँ लाए। और इस चक्कर में मुझे जो जनवरी में ज्वाइन करना था, एक मिडिल लिस्ट के में हमारा अपॉइंटमेंट हो गया था। वो अपॉइंटमेंट लेटर आ गया तो मैं भूल गया, क्योंकि फादर का इलाज हम लोग करा रहे थे, टेंशन में थे, एंड अल्टीमेटली जुलाई में उनकी डेथ हो गई। तो मैंने अपना मिडिल लिस्ट का
कैंसिल कर दिया। मतलब भूल गया मैं हाँ, कि भूल मुझे ज्वाइन करना है। लेटर डेस्टिनी आपको ले जाना नहीं चाहते थे। और नेचुरली उस समय फिर ये हुआ कि मैं और मेरी वाइफ दोनों, मैंने पीएमएस ज्वाइन किया, प्रोविंशियल मेडिकल सर्विस। उसका पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू था, वो मेरा अपॉइंटमेंट होके रखा था, मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मुझे जाना तो मिडिल ईस्ट था। और मेरा बहुत प्लान बना हुआ था कि मिडिल ईस्ट जाएंगे, मैं वहां पे 2 साल काम करूंगा, उसके बाद मैं इंग्लैंड जाऊंगा। तब तक वहां पे एमसीएच की तैयारी थी, इंग्लैंड में हमारे जानने वाले थे, तो वहां सब हम अपने हिसाब से, मैंने पूरा मैथमेटिकल चॉकअप कर रखा था। जहां लीबिया में जॉब में लगी थी मेरी, लीबिया बाद में खराब देश हो गया, उस समय अच्छा माना जाता था। और हमारे एक सीनियर थे जो यहाँ से पूल ऑफिसर थे, वो गए हुए थे, उन्होंने करवाया था ये जॉब। तो सब इस तरह कॉन्टैक्ट में होता था। और मेरी वाइफ का भी ये था कि 6 महीने बाद उनको भी कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट की जॉब वहीं मिल जाएगी। तो सब बहुत बढ़िया प्लान था, पर हुआ नहीं। जो भागने चाहे मैं पीएमएस ज्वाइन किया क्योंकि पैसे की भी फिर जरूरत हो जाती है। और जब पीएमएस ज्वाइन किया और फिर मेरी वाइफ की का अटैचमेंट मेडिकल, अपने ही मेडिकल कॉलेज में हो गया और मैं पीएमएस में काम करता था। लेकिन 2 साल में समझ में आ गया कि पीएमएस हमारे, मतलब वहां पे सीएमओ ही हमारे बोल रहे थे कि सीएमओ हमको बुला के बोलते थे कि अमर शंकर, तुम नौकरी करना तुम्हारे लिए मुश्किल है, तुम छुट्टी लेके प्रैक्टिस करो। बार बार जिसको देखो हमसे यही समझाता था कि आप छुट्टी ले लो, प्रैक्टिस करो। क्योंकि नौकरी में जो पढ़ के निकले थे उस समय की भावना ये होती थी, गलत काम करेंगे न करने देंगे। वो न करने देंगे पे लड़ाई शुरू हो जाती थी। पर 2 साल में हमने भी खूब गुल खिलाए, हम दब के रहते नहीं थे। वो शायद बिहार का जमींदारी वाला खून था जो भी था। और अल्टीमेटली उन्होंने, मैंने बोला ठीक है, जब सब लोग बोल रहे हैं, मेरे पास एक सैलरी तो है, मेरी वाइफ की एक सैलरी तो आ ही रही है, घर का खर्च तो चलेगा ही, प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद मैंने छुट्टी नहीं ली, मैंने रिजाइन किया। पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब को कोई इतने नक्शेबाजी से, जिसका पैसे भी नहीं हो, कोई रिजाइन नहीं करता। सब हमको समझाते रहे, सीनियर्स, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर जो अलका के बहुत फेवर करते थे, वो बुलाए, उनको लगा ये लड़की को ये सता रहा है, इसकी सैलरी पे रहेगा, ये इस तरह की बातें करता है। और हमने प्रैक्टिस शुरू की। और उसके बाद जो पैशन कानपुर का हुआ, इसलिए हुआ कि जिसको कानपुर का कुछ नहीं पता था, केवल पिक्चर हॉल कुछ पता थे, क्योंकि मैं पढ़ते थे, हम लोग पिक्चर ही जाते थे जी। कानपुर वालों ने ही उसको इतना प्यार दिया कि उसके बाद मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। उसका तो कहानी है पूरी। इतनी जल्दी मेरी प्रैक्टिस पिकअप हुई कि बाकी लोग भी रश करते थे, सोचते ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, भाग्य था। तो यही मैंने, डेस्टिनी है, आपको कहाँ घुमाते हो। और उन्हीं लोग के कारण, जो कानपुर के लोगों के प्यार के सपोर्ट के कारण ही हम आज यहाँ पे हैं। उन्होंने एक अमर शंकर को डॉक्टर एएस प्रसाद बनाया, तो मैं कानपुर के लोगों द्वारा ही ये बनाऊं। बहुत अच्छी बात है। और मैंने सच्चाई है, अगर आप देखो। और ये मेरी कहानी नहीं है। मैं जब इतने कानपुर में लोगों से मिलता हूं, कानपुर ने इतने सारे लोगों का भाग्य बदला है जो बाहर से आए। कानपुर देखा जाए तो बहुत पुराना शहर नहीं, कोई हिस्टोरिकल सिटी नहीं है जैसे पटना है या लखनऊ है जी। कानपुर 200 साल की इतिहास है। सब लोग बाहर से आके यहाँ बने हैं। तो कानपुर एक माइग्रेंट्स का शहर है, जैसे अमेरिका एक देश है बाहर से आके बसने वालों का, कानपुर भी उस तरह का देश, एक शहर है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि कानपुर वासियों ने मुझे बनाया, और वास्तव में ये सच है, क्योंकि जब समाज आपके साथ हो तभी आप आगे बढ़ते हैं और सक्सेस प्राप्त करते हैं। मुझे एक किस्सा याद है, एक कैंप में आप थे, मैं भी था, और एक ग्रामवासी आके आपके पैर छूता है और आपको पहचानता है। तो आपने कहा कि मैं चौबेपुर में पीएससी में पोस्टेड था और ये इलाज कराने आता था। तो उस जमाने में भी जितनी पीएससी का स्वीपर हुआ करता था, जितनी भी नौकरी आपने की उसमें भी आपने बहुत अच्छे रिलेशन बनाए, क्योंकि आज के इस युग में कोई 20-25 साल बाद आके आपको एक्नॉलेज करे, आपको सम्मान दे, बहुत बड़ी बात है। और इसी यात्रा को आगे आपने बढ़ाया, अपने संबंधों को, अपनी चीजों को ऐसा बनाया कि समाज आपके साथ जुड़ता रहा। जैसा कि सर आपने बताया कि आपने पीएमएस की नौकरी से रिजाइन किया और प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट की। आप हड्डी रोग विशेषज्ञ थे और हड्डी से जुड़ी हुई बीमारियों का इलाज करते थे। उसके बाद आपने जोड़ प्रत्यारोपण प्रारंभ किया। जोड़ प्रत्यारोपण जब आपने प्रारंभ किया तो कानपुर में अवसर और चुनौतियां क्या क्या थी? इसके साथ ही साथ इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन है, क्योंकि
हमारी जो थीम है सेवा के पुरोधा की, कि हम सेवा के पुरोधा की चर्चा करें, उनके विषय में समाज को बताएं और समाज उनके विषय में जाने। तो ऐसा क्या था समाज सेवा के लिए कि आप ने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की तभी से आपने एक दिन निःशुल्क मरीजों को देखना चालू किया? ऐसे कौन सी भावना थी जिसने इस भावना को बढ़ावा दिया? दो क्वेश्चन है। एक पहला क्वेश्चन ये कि हड्डी रोग विशेषज्ञ के बाद आप जोड़ प्रत्यारोपण क्षेत्र में आए, और समाज सेवा कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई? ये मेरे ख्याल से बहुत ही, इसका जवाब बहुत लंबा हो सकता है और मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट, क्योंकि ये ऐसे हैं जो दोनों आपके क्वेश्चन मेरे इमोशंस से जुड़े हुए हैं। नंबर एक, जो आप हम बोलते हो समाज सेवा है, जब हम लोग डॉक्टर बनने आते हैं, डॉक्टर प्रवीण हाउस में आप भी हैं, हम लोग जब फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करते हैं तो हमारे एम क्या होता है? हमारा एम कोई सरवाइव करने की बात नहीं होती है। हमारा एम होता है कि हम ये ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हैं जहां पे हम लोग सेवा कर पाएंगे, यही ध्येय होता है। हम लोग सीखते यही है, हम लोग पढ़ते यही है, हम लोग का पूरा ध्येय उस समय तो यही होता था। आजकल थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन यही होता है कि हम ऐसी चीज सीख रहे हैं जिससे हम लोगों का भला कर पाएंगे। तो ये सेवा भाव तो डॉक्टर्स के अंदर का होता ही है। वो तो बाद में हमारे सीनियर्स, समाज हम लोग को सिखाने लगता है कि भाई आप गलत, मतलब आप बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। और ये सच्चाई है, डॉक्टर, हर डॉक्टर का मन करेगा तो सेवा तो करेगा ही, लेकिन अगर कोई बेवकूफ, कई बार मरीज बेवकूफ बनाते हैं, अगर कोई भी मरीज आपको बेवकूफ बना गया तो फिर आपको अगला 10 मरीज में आप अपने हाथ खींच लोगे। और हम उस जमाने में थे जब हम सरकारी, मतलब सिलेक्शन से आए थे, गवर्नमेंट का हम लोग को पता था इतना तो, अच्छा मैं पढ़ता बहुत था आउटसाइड द कोर्स भी, तो मुझे ये पता समाज में कितने विरोधाभास है, समाज का क्या स्पेक्ट्रम है, ये भी मैं देख के आया था। और मैं इतने सस्ते में पढ़ाई हुई थी हमारे मेडिकल कॉलेज की, तो मुझे लगता था ये ऑब्लिगेशन भी हमारा उसी समाज के पैसे, बेसिकली टैक्स पेयर्स के पैसे थे, हम लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ तो करना चाहिए। और आज भी मेरी सोच यही है कि अगर जब हम बोलते हैं ना कि अगर हम आज सरकार खर्च करती गांव वालों पे, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा सही जगह खर्च हो रहा हो तो वो उचित है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो इसी भावना से मैंने प्रैक्टिस जब शुरू की तो आई वॉज लिटिल गिल्टी। मुझे लगता था यार मैं पैसे लूंगा मरीजों से, और ये कैसे मैं बताऊं कि किससे पैसे लेने हैं, कोई इससे ऐसा ना हो नुकसान हो जाए। तो दो चीज हमने शुरू से किया था। नंबर एक, जब एक भी मरीज नहीं आता तब भी हमने कहा कि अब एक दिन तो बिल्कुल ऐसा रखेंगे जिसमें मरीज के ऊपर है, दे ना दे फीस कोई बात नहीं है, और बाकी जो फीस होगी वो भी एक मिनिमम करके ही रखूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। और उसके बाद तो भाग्य है। और शुरू में मेरा मजाक भी उड़ता था, पहले 6 महीने लोग बोलते थे अभी मरीज तो आने नहीं शुरू किया, अगर तुम फ्री वाला रखोगे या एक दिन जैसा मरीज के ऊपर है तो फिर मरीज तुमको बाकी दिन दिखाने ही क्यों आएगा, क्यों वो तुमको 20 रुपए या 30 रुपए भी क्यों देगा, ये कहा जाता था। लेकिन डॉक्टर प्रवीण, ये सोचने में लगता है, लेकिन हमारे जो समाज के लोग हैं ना, गरीब जो जिसको हम लोग कहते हैं, उस समय हम उन्हीं के, वो लोग में भी खुददारी जो है ज्यादा होती है। वो भी हमको 20 रुपए या 30 रुपए फीस देकर दिखाना ज्यादा अच्छा समझते थे बनिस्बत फ्री के। पर हाँ, जो फ्री वाले होते थे उनको तो हम देखते ही थे। तो इसलिए जो प्रैक्टिस शुरू हुई, वो पहला तो ये फिल्टर था मेरा कि हम समाज के हर तबके से जुड़े रहें, हम सब लोग मेरे पास एक्सेस कर सके, हम जो भी मदद कर पाए हम करने की कोशिश करेंगे। पर पहला तो मरीज भी तो आए जो हमसे मदद मांगे, बिल्कुल बिल्कुल, हम जा तो नहीं सकते थे जी। और इसमें हमारी मदद इतने सारे लोगों ने, समाज के, कानपुर के लोगों ने की, आप सोच नहीं सकते हो। तभी मैं डेस्टिनी का इतना कायल हूं। जब प्रैक्टिस शुरू की तो एक यहाँ जीटी नर्सिंग होम में हमको फ्री में अटैचमेंट दिया गया, आओ बेटा बैठो, क्योंकि उनकी मालकिन जो थी मेरी मदर इन लॉ के साथ स्कूल में पढ़ी थी, पहला अटैचमेंट। परेड जैसी जगह में जो क्लिनिक मिली वो केवल इस रिश्ते से मिली कि जो उनकी मालकिन थी डॉक्टर चांद कुमारी, वो हमारे खानदान को बिहार से जानती थी। उनको पता चला ये उस खानदान का लड़का है, परेज आप बैठ सकते हो। फर्नीचर मिल गया, दुकान की चाबी दे दी कि आप यूज करो, फोन भी यूज कर लो। तो आप परेज जैसी जगह में, ये तो भाग्य है जो आपको दे रहा है। मैं जहां पे मैं कुछ किसी को नहीं जानता था,
बहुत सारे मेरे रिश्तेदार, बाद में मुझे पता चले ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं इसी शहर में, तो उन्हीं लोग के पुश करने से, उन लोग के सपोर्ट से मैं आज तक बढ़ा। और इसका पे बैक कैसे करेंगे, ये तो आपको लगता है कृतज्ञ तो आप हैं, हर एक व्यक्ति होता है, हर डॉक्टर पे बैक होता है, टू सोसाइटी करना भी चाहिए, सोसाइटी है पे बैक टू। और जब भी पे बैक होता है तो आप उसको पे बैक नहीं कर सकते जिन्होंने आपको मदद किया है, आप उस चेन को बढ़ा सकते हैं, आप दूसरों को पे बैक करें, दूसरों को पे बैक करें, वो चेन आगे बढ़ती जाएगी। बहुत लोगों ने मुझे मदद किया, मैं उनको तो वापस नहीं मदद कर सकता हूँ, लेकिन वो चेन को मैं बढ़ाने की कोशिश करता था, हमेशा वो करता। वो एक सोच हमारी जो एक होता है ना फैमिली से जो अपब्रिंगिंग का सोच है वो है जी। और दूसरा वो वही कड़ी चलती चलेगी और हर समाज के हर स्फेयर में आई, जो आप बोलते हो कि हाइजीन वगैरह पे, क्योंकि हम लोग बोलते बहुत हैं कि ये कोई करता क्यों नहीं है, ये कोई करता वाला वर्ड को हमको एक दिन लगा कि कोई करता है, मैं क्यों नहीं, मैं भी तो हो सकता हूँ, तो ट्राई करते हैं। बस इसी चक्कर में मैं उस जिद में ही चला गया, जिद्दी में कहा जाता था, कॉलेज में भी लोग कहते थे बहुत जिद्दी है, पर वही है कि कई बार माफी मांगना पड़ता था। अब उसको हम अंग्रेजी में फर्म डिटर्मिनेशन कह सकते हैं। जिद्दी आप अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर उसको बोलेंगे फर्म डिटर्मिनेशन, कॉलेज में हमको स्टबर्न कहते थे भाई। लेकिन ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एक मेरा दूसरा पैशन। जी जी, आपको बहुत अजीब लगेगा, हम लोग के समय एमएस के एग्जाम के लिए कंपटीशन नहीं था, 2 साल बाद हो गया, 3 साल बाद। और जब मैं इंटर्नशिप में मुझे लग गया कि ये ब्रांच मुझे ऑर्थोपेडिक्स लेनी है। घर वाले नेचुरली, जो घर वाले तो न्यूरो सर्जन और कार्डियक सर्जन इस तरह सोचते हैं, और एमबीबीएस तक लोग सोचते थे कि मैं सर्जन तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे खून देख के अभी भी खून देख के अजीब सा लगता है। मैं फिल्मों में चाकू वाले सीन बिल्कुल नहीं देख पाता हूं। आप ये सोचो, जब हम पढ़ाई कर रहे थे जूलॉजी की इंटरमीडिएट में, तो मैंने कभी मेढक को पिथ नहीं किया, कभी अर्थवाइज डिसेक्शन नहीं करवाया, छूते ही मुझे वैसोवैगल हो जाता था। और जब पढ़ाई में भी 3rd ईयर में जब मैं पहली बार मेरी पोस्टिंग हुई, तो ईएनटी ओटी में हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग हुई। पहले दिन रात को ईएनटी ओटी में ले गए, हमारे बैच का जो बैच वाइज होता था, और जो डिप्थीरिया का मरीज था वो उसका ट्रैकियोस्टमी कर रहे थे बच्चे का, चाकू उसके गले में रखा गया। उसके बाद मुझे ये पता है कि लोग मेरे ऊपर पानी डाल रहे, मैं ओटी के अंदर गिर के बेहोश हो गया था। पर जब एक बार समझ में आ गया कि ऑर्थोपेडिक्स में आउटकम बहुत अच्छे हैं, आप हड्डी तुरंत आप सेट करोगे, तुरंत देख सकते हो आपने कैसा काम किया। वो जो एक खुशी थी देख के कि आप मरीज को तो फायदा बाद में होगा, लेकिन आपको पता हो जाता है कि आपने काम अच्छा किया। तो इंटर्नशिप में मेरा क्लियर हो गया कि मैं ऑर्थोपेडिक्स ज्वाइन करूंगा। और जब मुझे अपना अप्लाई करना था तो 10 चॉइस हम लोग को भरने होते थे, मैंने 10 के 10 चॉइस ऑर्थोपेडिक्स भरे थे, और बहुत उस पर बहुत डांट पड़ी हमको मेडिकल कॉलेज में। जब उसका पैनल बैठता था, हमारे प्रोफेसर सत्यानंद ने बोला कि आपने 10 भर दिया, मान लीजिए आपसे ऊपर सब सीट भर जाती, तब क्या करते आप? तो हम बोले नहीं सर, हमको पता था हमारा रैंक कितना ऊपर में है, तो हमको पता था हमारे ऊपर वाले कहाँ जा रहे हैं। हमारा 11th रैंक है, तो हमारे ऊपर वाले ज्ञानी में जा रहे हैं, सर्जरी में जा रहे हैं, इसलिए मुझे पता था ऑर्थोपेडिक्स से मिल जाएगी। जी। बोले ऐसा नहीं है, हम ऑर्थोपेडिक प्रोफेसर तो मैं मना कर दूं कि मैं इसको नहीं लेना चाहता हूँ, तो आपने तो कोई और ब्रांच भरा ही नहीं है। अब मैं सख्ते में बैठा रहा चुपचाप सर नीचे करके। एनीवे, पर कहानी है। और ऑर्थोपेडिक्स इसलिए उसके बाद मैंने अपने कॉलेज में भी देखा कि सर्जरी क्या होती है। मेरा भाग्य फिर अच्छा था, जिद के कारण, स्टबर्ननेस के, मुझे वो थीसिस मिली जो सर्जरी पे थी। पहली बार मेडिकल कॉलेज में ऐसी सर्जरी इंटरनल फिक्सेशन के ऊपर थीसिस दी गई, और मुझे रजिस्ट्रार बनना था, मैं प्रोफेसर के साथ था। वो गुस्सा हो गया कि उनका जो पेट टॉपिक था वो मैंने नहीं लिया, मैंने अपने टॉपिक बताया कि इस पे चाहता हूं। उस समय डॉक्टर सेंगर ने बहुत मदद की, उन्होंने मेरा टॉपिक दिला दिया, और उस टॉपिक पे हमने मेरा गाइड मैंने थीसिस लिखी, गाइड किया, उसने मरीज ऑपरेट किए बहुत सारे, तो वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। और उसी पढ़ने में समझ में आया कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट जो है वो बहुत अच्छा सर्जरी है, कॉलेज में कभी होती नहीं थी। हम लोग जो देखते थे कि सिंपल जो ऑस्टिन मूर हो गया, 3 केस देखे हमने, जिसमें जो ज्वाइंट खाली पार्शियल ज्वाइंट बदला गया, उसका भी लाइफ बदल जाता था। तो इसलिए मैं कन्विंस था ये सर्जरी मुझे सीखनी है, जो मैंने देखी भी नहीं थी मेडिकल कॉलेज के अपनी पूरी पढ़ाई में। और 88 में मैं लग गया, जब प्रैक्टिस, जब पीएमएस छोड़ गया, कि अब तो मुझे ज्वाइंट रिप्लेसमेंट ही सीखना है। और आसान काम नहीं था, कोई सिखाने के लिए तैयार नहीं था। बहुत कम जगह होता होगा, होते भी बहुत कम थे। नॉर्थ में केवल दिल्ली में एक डॉक्टर कर रहे थे,
और डॉक्टर हिप तो तब भी कर रहे थे, नी तो केवल डॉक्टर राज एक कर रहे थे, और पीजीआई चंडीगढ़ में होता था। ऑल इंडिया में भी नी रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा था, हिप लेकिन शुरू हो गया था। और मैंने भी पहला हिप किया 1990 में, पहला टोटल हिप किया, और बहुत हल्ला मचा, क्योंकि मध्य भारत में ही कोई नहीं होता था। कानपुर में सबसे पहली कानपुर बार में तो आपने पहला किया। था, और मध्य भारत में भी नहीं हो सकता था। और नीचे कैलकाटा में कुछ लोग, एक ने हिप शुरू किया था, नी कहीं नहीं होता था। नी रिप्लेसमेंट पीजीआई चंडीगढ़ नॉर्थ में एक लौता था, और एक प्राइवेट में डॉक्टर राजगोपाल ने शुरू किया था। फिर गंगाराम में डॉक्टर मैनी आ गए वहां से हटके, तो उन्होंने हिप करना शुरू किया, और 96 में, फिर 93 के बाद शुरू हुआ। बस ये सोच लीजिए, मैं आप बता सकता हूँ 93 में जब पूरे भारत में केवल 300 नी रिप्लेसमेंट हुए थे, उसमें एक रिप्लेसमेंट मेरे पास कानपुर का भी था। और तभी डॉक्टर ढोलकिया को एक नाम पता चला, ये कौन है कानपुर में ज्वाइंट रिप्लेसमेंट कर रहा है। तो वो एक कहानी है, बट आई वाज वेरी पैशनेट। और इसका कारण है क्योंकि मेरे जो भी मरीज हैं उनका जीवन बदल जाता है जी। हम इसको सर्जरी ऑफ द सेंचुरी बोलते हैं, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। आपने जो पहला मरीज कानपुर में ऑपरेट किया, जिसका कि रिप्लेसमेंट किया, उसके साथ कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, उसका क्या रहा, उसके फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा? क्योंकि पहला था, वो भी अपने लिए तैयार कर पाया ऑपरेशन कराने के लिए। हमने तो इस विषय में कुछ बताइए। लीलामणि में किया था, हमको याद है। और डिस्क्लोज नहीं कि भाई मुस्लिम फैमिली थी, और एक साल मतलब से वो महिला बिस्तर पे थी, चल नहीं सकती थी, क्योंकि टीबी हुआ था, पूरा जोड़ खराब हो चुका था। और उनके घर वालों को बताया, मरीज को बताया कि आपका ये ऑपरेशन मैं पहली बार करूंगा, जोड़ का जो दाम है वो डिस्काउंट कराया, लीलामणि के ओनर से रिक्वेस्ट करके डिस्काउंट कराया। मेडिसिन जो है वो हम लोगों ने जुगाड़ करके कराया, जितना so दैट खर्चा नहीं हो। फीस तो छोड़ दीजिए, अपने पॉकेट से भी पैसा गया होगा, मेरे पास तो ऐसे पैसे भी नहीं थे ज्यादा तब भी। और ये भी सच्चाई, आज जो हम इतने स्टाइल से बोलते हैं ऑपरेशन करेंगे, कल चला देंगे, शाम को चला देते हैं कई बार। उस डॉक्टर प्रवीण पहला हिप रिप्लेसमेंट करने के बाद मैं 6-7 दिन तो उस मरीज को खड़ा भी नहीं कर पाया, हिम्मत ही नहीं होती थी। रोज सोचता था आज खड़ा किया जाए, फिर हम असिस्टेंट वही, मेरी टीम वही है, चल रही है अभी। फिर हम लोगों ने मुश्किल से आई थिंक 7वें तो पकड़ के उसको खड़ा किया, देखा, वजन ले लिया। अरे मरीज के चेहरे में मुस्कुराहट, तो हम लोग की तो मतलब बाचन खिली हुई थी कि अरे वाह, बहुत अच्छा लगा हो गया, कि सक्सेसफुल हो गया। नहीं, आप ये सोचिए, कोई चीज एकदम से पहली बार की जाए, कोई उसके लिए वॉलंटियर भी कर दे और वो ठीक हो जाए, तो उसकी फैमिली कितनी दुआएं देंगी। और ऐसा लगता है फिर तो हमारी मतलब एक तरह से हमारे मरीज, ज्यादातर मरीजों से रिश्तेदारी टाइप हो जाती है। हड्डी का विभाग ऐसा है। ऐसे तो आपके पास अभी हम अगर ये जानना चाहें, पूरे दर्शक ये जानना चाहें कि कानपुर के कितने लोगों को आपने ऐसे दौड़ा दिया, चला दिया, कुछ नंबर है आपके पास हिप और नी रिप्लेसमेंट? ज्वाइंट रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा, मतलब हम नहीं, कुछ नंबर 1000, 10,000 के बाद से गिनना बंद कर दिया। अच्छा, 15,000 के बाद भी हम गिन तो सकते हैं एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि हमारे 2007 के बाद का रिकॉर्ड है, उसके पहले का नहीं। अच्छा, पहले का आपने? उसके पहले का इतना माध्यम नहीं था रिकॉर्ड कीपिंग का, लेकिन कुछ तो ज्वाइंट्स के रखे हुए हमने। अप्रॉक्सीमेट बता दीजिए टोटल। आई थिंक नी का तो हमारा 15,000 के करीब है, और हिप उससे कम है। हिप शुरू में होते थे, हिप ज्यादा थे, नी कम है। अब तो नी अधिक हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 4 गुना है। जितना मैं हिप करता हूँ उससे 4 गुना घुटना का। अच्छा, जैसे ये भी एक समाज सेवा है कि आपने कानपुर शहर में एक जोड़ प्रत्यारोपण सीख के आए और आपने यहाँ करना चालू किया जब कोई नहीं कर रहा था। तो जो लोग दिल्ली भाग रहे थे या कहीं और किसी और सिटी में जा रहे थे, उनको इन हाउस एक सुविधा मिल गई। ये भी एक अपनी तरीके की सेवा है। तो ऐसे कुछ इन एक्सपीरियंसेस में से जितने मरीज आपने किए, आप कौन सा एक्सपीरियंस जो मरीज ने बताया आके जो शेयर करना चाहेंगे हम लोगों से, कि किसी मरीज ने कुछ ऐसी बात बोली हो जो आज तक आपको याद हो कि नहीं भाई मैंने इसके जीवन में कुछ तो किया है, कि ये मुझे ऐसा कौन सा ऐसा एक अच्छा एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? क्योंकि ये एक ऐसी जीवन की चीज होती है जिसको आदमी मरते दिन तक याद रखता है कि भाई ये मेरे साथ हुआ था, ये बोला लोगों ने। ऐसा कौन सा बताना चाहेंगे आप? भाई पहला जो रिप्लेसमेंट किया था वो तो हम कभी नहीं भूलते, ना मरीज भूलेगा ना हम भूलेंगे। बिल्कुल सही बात। और वो मरीज 30 साल के बाद उसकी डेथ हुई। सर, जैसा कि आपने बताया कि हजारों की संख्या में आपने जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी की हुई है, जिसमें कि कानपुर ही नहीं, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, तमाम शहरों के मरीज सम्मिलित हैं। तो इस पूरी यात्रा में आप
अपना मेंटर किसको मानते हैं, किसने आपका पथ प्रदर्शन किया, किसको मानते हैं, किसको मानना चाहेंगे, इस बारे में कुछ बताएं। मैं कहना चाहूंगा कि मेरा कोई एक मेंटर नहीं है, पहली चीज। और मुझे जो लगता है ये सबके साथ है, हर सब्जेक्ट के हिसाब से एक के हिसाब से मेंटर हमारे बदले हुए हैं। और जब आप अपने आप आस पास जिन लोग से इंटरेक्शन होता है, जिनसे नहीं होता है, उसमें भी आप कुछ ऐसा देखते हो जो फॉलो करने की चीज है, तो आप उसको फॉलो करना चाहेंगे, उसकी कोशिश, और ये करना भी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। द फर्स्ट मेंटरशिप हर एक की शुरू होती है, वो घर से शुरू होती है। और मेरे घर का, मेरे थॉट प्रोसेस में बनाने में मेरे घर का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी दादी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी, मुझे लगता है। मैं दादी के साथ रहा हूँ शुरू में, और उनसे ही मेरा इंटरेक्शन रहा। और उसके बाद मेरे जो फादर के बड़े ब्रदर थे, उनके साथ रहा। ये दो लोग का बहुत बड़ा रोल है मेरा, मदर के समकक्ष मैं बोलता हूँ। ये तीन लोग जो मेरे ताऊ जी कहा जाएगा, हम कुछ और बुलाते थे वैसे, दादी एंड मदर, इन तीन का पहला फैमिली में जो बहुत बड़ा रोल है। एंड दूसरा फिर मेरी फ्रेंड जो बाद में मेरी वाइफ बन गई, या आप लोग बैचमेट थे। फ्रेंड तो है ही, आप लोग बैचमेट थे, तो उसका बहुत बड़ा रोल है। मतलब मैं कभी, लोग जो जानते हैं शुरू से हमको, वो जानते हैं। मेरे स्कूल वाले तो बोलते ही हैं। मैं तो मेरे स्कूल में अभी मेरी एक क्लासमेट थी, वो प्रोफेसर है जूलॉजी की, वो आके नी रिप्लेसमेंट करा गई, वो यही बोलती थी कि इसने तुमको बदल दिया। तो मेंटर जो आपको इन्फ्लुएंस करता है, आपको एक्शन या सोचने के लिए मजबूर करता है जी। और हमारे डिपार्टमेंट में हमारे प्रोफेसर डॉक्टर सेंगर के साथ मैं रहा। मैं हमेशा बोलता था कि मैंने डॉक्टर सेंगर से सब कुछ सीखा, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो भी मुझे बहुत अच्छा देखने को मिला। पर मेरी लाइफ स्टाइल बदलने में मुझे बहुत बड़ा, मुझे लगता है, रोल था। मेरे जो फर्स्ट जर्मनी में जो मेरी फेलोशिप थी 96 में, वो एक टॉप 10 ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन ऑफ यूरोप कहलाता था। उसने दिमाग की मेरी बहुत ओपन किया, बहुत सोचा। और मैं जब लौट के आया हूँ जर्मनी, तो पहला काम मैंने यही किया कि अपने मरीज की संख्या कम की। उसने 2 सेंटेंस उसके मुझे बहुत अच्छे लगे थे, जो दिमाग में अंदर तक लग गए। नंबर 1 बोला कि मैं इंडियन डॉक्टर्स जानता हूं, मैं जाता हूं, चेन्नई आया करता था पीवी मोहनदास के पास। बोले इवन मोहनदास के एग्जाम्पल दे रहा था, वो भी चाहते हैं कि जितने मरीज MIOT में आज आते हैं सब उन्हीं के पास आने चाहिए, किसी और के डॉक्टर के पास जाने ही नहीं चाहिए। बोलते ये पता नहीं क्यों डॉक्टर चाहते कि सब मरीज वही देख लें, दूसरे डॉक्टर क्यों नहीं देखे। अरे आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास जो भी मरीज आए वो सेटिस्फाइड हो, उसका आउटकम अच्छा हो। तो भारतीय लोग, और मुझे खला भी थोड़ा, भारतीय लोग नंबर्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि कितने मरीज देखे, ये नहीं देखते कितने मरीजों को फायदा पहुंचा और कितना नहीं पहुंचा, और जिसको नहीं पहुंचा उसको क्या किया जाए। ये डायलॉग मेरे दिमाग में बैठ गया। और ये उसका भी एक परिप्रेक्ष्य है कि वो डायलॉग उन्होंने हमको सुनाया क्यों। कॉफी, जो ओटी में कॉफी रूम में हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, और मैं, जैसा होता है इंडियन डॉक्टर्स का, मैं गया था यहाँ से, और उस समय ऑलरेडी मैं 150 मरीज एक दिन में देखने लगा था। मैं बोला मेरा भाग्य थोड़ा अच्छा था, मरीज मेरे पास बहुत आ रहे थे। और वहाँ पे 20 मरीज के बाद तो मतलब हर 5 मरीज के बाद तो एक ब्रेक हो जाता है, और 20 मरीज से ज्यादा तो देखा नहीं जाता है। बोले पता नहीं आप लोग कैसे थक जाते हो, यहाँ तो मैं 150 मरीज देखता हूँ, थोड़ा बढ़ा के भी बोला होगा। ये हमारे प्रोफेसर पीछे सुन रहे थे, तो उन्होंने बोला कि बाद में मतलब ले गए अपने चैम्बर में कॉफी के साथ, जो डायलॉग बोला वो आज तक मैं कोट करता हूँ, यू आर नीदर डूइंग जस्टिस टू योरसेल्फ नॉट योर पेशेंट। मतलब आप एक अपने ऊपर भी अत्याचार कर रहे हो, मरीजों के भी साथ भला नहीं कर रहे हो। इस चक्कर में आप ये बताओ कि उन्होंने पूछा कि आप इतने मरीज देखते हो, आपका उसको रिकॉर्ड है कि आपने जो किया है वो कितना फायदा हुआ, किसको कितना फायदा हुआ, और नहीं फायदा हुआ तो उसको दोबारा क्या करना चाहिए। ऐसा तो होता ही नहीं कि सब आप जो लिखोगे सब ठीक हो जाएगा। मतलब उनका कहने का मतलब, आप मरीजों को फॉलो अप में आप पहचान लोगे जब इतने मरीज देखोगे, कि जब वही मरीज दोबारा आएगा तब पहचान लोगे। अब मैंने बोला तो उससे ही कि मैं पहचानता हूँ, सब बोला ही जाता है, लेकिन ये दिमाग मेरे बात रह गई। और उसका वो है कि मैं लौट के पहली बार आया तो 2 काम किया। नंबर 1, शनिवार छुट्टी हो गई,
शनिवार पूरा बंद किया हमने, जी। इतवार तो पहले ही बंद कर दिया था, 2 दिन का ऑफ किया और मरीजों की संख्या कम की। ठीक है, और अपने मरीजों को ही, अपने ही साथियों के बीच में समझाने लगा कि आप लोग उनको दिखा लीजिए, कोई परेशानी होगी तो मैं देख लूंगा। तो दैट उस दिन से हमने शेयर करना शुरू किया पेशेंट को, और शेयर करना शुरू किया अपने साथियों के बीच में नोट्स को, कि तुमने वो मरीज देखा था उसमें क्या हुआ, हमने ये देखा था क्या हुआ। तो इस तरह एक फ्रेंड सर्किल भी बना मेरा, जो हम दोनों सब लोग एक दूसरे के काम आने लगे। वो एक बहुत धीरे धीरे एक काफी बड़ा ग्रुप बन गया कानपुर में, जो आपस में शेयर करने लगा। और ये एक वो बहुत अच्छी चीज थी कि मैंने टेक्नोलॉजी के अलावा जो सर्जरी सीखी हमने, उसके अलावा एक लाइफ लेसन ये। और दूसरा, जर्मनी में जो दूसरा देखा कि अपनी लाइफ आपको जीनी चाहिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मैंडोलिन सुबह बजाता था, खेलता भी था, मैं बैडमिंटन खेला था, लेकिन प्रायोरिटी में प्रैक्टिस पहले थी, बाकी सब गौण हो गया था। तो वहां से लौटने के बाद अपनी प्रैक्टिस के साथ फिर जो एकदम 95 तक मैं बिल्कुल मशीन की तरह काम कर रहा था, वहां कदम थोड़ा पीछे खींचने शुरू किया हमने। हॉबीज को प्रायोरिटी दी, हॉबीज के अलावा टाइम को भी प्रायोरिटी देना शुरू किया। लेकिन हाँ, और 2002 तक हमने काफी कंट्रोल कर लिया। उसके 2002 से अपना एक सेट पैटर्न पे लाइफ कर लिया। तो आपकी लाइफ में काफी सारे मेंटर रहे, सभी से आपने कुछ ना बहुत ज्यादा, बहुत मतलब स्पेसिफिक आप कोट नहीं करना चाहते? स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए मेंटर अलग अलग है जी। भाई। बेसिक सर्जरी सिखाने में मेरे डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ था। मैं बोला, जो ऑपरेशन क्या मतलब चाकू उठाने में डरता था, उससे आप उसको आपने सर्जन बना दिया। तो डिपार्टमेंट था जिसने बनाया, मेरी विल पावर थी, लेकिन डिपार्टमेंट का सहयोग था, सब सीनियर्स का, जूनियर का। हमारे सीनियर थे जो हमको ड्रेसिंग कैसे करती ये भी सिखाया। प्लास्टर की पट्टी लगाने में प्लास्टर टेक्नीशियन ने मेरी मदद की, उन्होंने सिखाया कि प्लास्टर की पट्टी कैसे बनाई जाती है। पढ़ता मैं था, लेकिन पढ़ना एक बात है, उसको स्किल को आत्मसात करना तो हमारे ऊपर है। प्रैक्टिस तो बहुत बड़ी बात होती है। प्रैक्टिस तो ये सब, मतलब हमारा वार्ड बॉय भी उतना इंपॉर्टेंट रहा है मेरे लिए जितना मेरे जीवन में जो लोग आए सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, अभी भी सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप सभी को अपना कुछ ना कुछ कारणों से मेंटर तो मेंटर तो मेरे पास बहुत है जी। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बता भी चुका हूँ आपको कि ये चीज तुम्हारी एक्सेप्शनल है। आगे आते हैं सर, अब इस बात पे चर्चा करते हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट आपने सबसे पहले कानपुर में चालू किया, उसके बाद के वर्षों में कौन सी ऐसी नई चीजें आप इस फील्ड में कानपुर में लाए? मैं कानपुर की बात कर रहा हूँ क्योंकि कानपुर के बाद बनारस में चालू हुआ, तमाम और सिटीज में चालू हुआ, लेकिन ऐसा कानपुर में आप क्या इस पूरे पीरियड में लेके आए जो कानपुर के लिए यूनिक रहा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के फील्ड में? जॉइंट रिप्लेसमेंट एक ऐसा ब्रांच है जो इवॉल्व हो रहा था। जब मैंने शुरू किया तब वो इवॉल्व हो रहा था। मैंने बोला नहीं, पहला हिप मैं चला नहीं पाया था उस समय। जो मैं कर रहा था सब लोग डरते थे। जो पहले नी रिप्लेसमेंट होते थे उसमें गटर स्प्रिंग पे 3-3 हफ्ते रखा जाता था पैर, असिस्टेड एक्सरसाइज होती थी, पकड़ के धीरे धीरे कराई जाती थी। तो वो उस समय इवॉल्व हो रहा था। हम लोग बोलते थे जोड़ 15 साल चलेगा, 10 साल 12 साल चलेगा, इस तरह की बातें करते थे, क्योंकि यही सीखा था, यही बहुत सारा पता भी नहीं था भाई। इसका इतिहास लंबा नहीं है। जी जी। 1968 में हिप शुरू हुआ, 1974 में नी शुरू हुआ जी, और हम बात कर रहे हैं 90 की जी। अभी 15 साल का इतिहास था, कुछ पता ही नहीं था क्या होगा। 2000 के बाद फिजा बदलनी शुरू, जब रिकॉर्ड्स आने लगे कि मरीज अच्छा कर रहे हैं, और मेरे भी मरीज देख रहा था मैं कि उसका जीवन बदल जाता है। हम बोलते ये मत करो वो मत करो, जैसे हमारे भारतीय लोग होते हैं, डॉक्टर साहब हम तो ही करत है, हम तो नीचे ही बैठ के काम करबे, अब उसका क्या जवाब हम घबराएंगे क्या? मरीज ठीक है, हाँ मरीज तो ठीक है। तो हम लोग का भी एक इवोल्यूशन चल रहा था कि नई नई चीजें समझ में आ रही थी कि जॉइंट कैसे, और फिर हम लोग की टेक्नोलॉजी सुपीरियर होने लगी। हम लोग जो समझने लगे कि है क्या। और मैं 2000 में लैरी जॉर के साथ यूसीएलए में जो लॉस एंजल्स में थे प्रोफेसर, उनके साथ काम किया। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा आई ओपनर था। उसके पहले मैं तब तक मैं बहुत मैं सीखने के लिए मैं पागल था, कहीं कुछ मौका मिले, प्रैक्टिस छोड़ो, मुझे सीखना है। ऑस्ट्रेलिया गया, जो बढ़िया सेंटर मिलता था वहाँ पे, और जो हम लोग का वो है ना स्टबर्न था, मैं लिखा पढ़ी, उस समय तो मेल होता नहीं था, फैक्स लिख लिख के। फिर 2000 में तो खैर उसके बाद मेल शुरू हुआ, कंप्यूटर भी तभी हमने खरीदा उस समय। तो सीखने के लिए सब जगह जाते थे। तो नहीं तक ये समझ में आया कि 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जॉइंट प्लेसमेंट के लिए, जो किसी भी सर्जरी के लिए है।
पहला आपका स्किल मीन्स आप मरीज के टिश्यू को कितना कम नुकसान पहुंचाएंगे उतना ही बढ़िया रिकवरी होगी। नंबर, एनाटॉमी को डिस्टर्ब कितना कम करेंगे, आप रिप्लेस भी करेंगे तो उसका बोन बचाना है। ये नहीं कि इतना बड़ा जोड़ लगाए पूरा बोन काट के लगा तो देंगे आप, लेकिन मिनिमम पे आने लगे। और उसी में मिनिमम एक्सेस सर्जरी भी आई जिसके अपने दुष्परिणाम भी थे। तो हम लोग को समझना पड़ा कि बैलेंस कैसे किया जाए जी। तो टेक्नोलॉजी, पहला चीज टेक्निक, जो सर्जिकल स्किल है वो इवॉल्व हुआ। दूसरा, इस स्किल को मदद करने के लिए टेक्नोलॉजी आई जी। टेक्नोलॉजी का एक पार्ट तो मटेरियल था, मेटलर्जी, नए नए मटेरियल आ गए जो ज्यादा जिसकी लाइफ थी। और जोड़ के स्किल को, आपके माप को मदद करने के लिए नए नए जिग्स आए और नए नए टूल्स आए, और उस टूल्स में एक कंप्यूटर नेविगेशन भी आया। तो ये सब बहुत सारी चीजें इवॉल्व हो रही थी। और मैं बहुत अच्छे, मतलब गर्व से कहता हूं कि दुनिया में जो भी टेक्निक इवॉल्व हो रही थी, मेरा ये प्रयास था कि वो हम कानपुर में अपने मरीजों के बीच में करें। अब मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरा 97 में सेरेमिक का हेड हमने यूज किया था हिप के लिए। अनसीमेंटेड जो हिप होता है मैं 96 से कर रहा हूं, जो एक नॉवेल्टी थी। और मेरे लेक्चर में लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो आज नॉवेल्टी है वो कल हिस्ट्री होती है जी। आज वो नई चीज है, कल वो इतिहास हो जाता है जी। तो ये हम सब लोग को पता होना चाहिए। तो आज भी बहुत सारी चीजें नई नई होके आ रही हैं और हम लोग उसको वे अप करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। दुर्भाग्य से हम लोग नई टेक्निक को मार्केटिंग के रूप में यूज करने लगते हैं, वो मुझे लगता है नेगेटिव है। तो कंप्यूटर नेविगेशन मैंने बहुत पहले शुरू किया, वो भी एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका मरीज से डायरेक्ट मतलब नहीं है, मुझसे मतलब है। वो मेरे को एक काम करने में वो मदद करने का एक टूल है जी। इसी तरह अब रोबोटिक्स की बात होती है, रोबोटिक्स भी वही चीज टूल है। और मैं तो रोबोटिक्स भी यूज करता हूं, मैं ट्रेनिंग उसकी बहुत सबसे पहले लिया था उत्तर भारत का, मैं जाके यूएस में ट्रेनिंग लिया है। और मुझे लगता है कि वो एक हर केस के लिए जरूरत ही नहीं है। हम कंप्यूटर नेविगेशन अभी भी यूज करते हैं, मेरा है, मैं हर केस में नहीं यूज करता हूँ। जब मुझे लगता है हाँ इसमें जरूरत है यूज करते हैं। पर हाँ, जैसा समाज है, बहुत सारे हमारे मरीज जिद करते हैं, नहीं साहब मेरे में कंप्यूटर ही यूज करिए। भाई चलो, तुम कह रहे हो, क्या परेशानी है तुमको? एक भाई हम लोग को साइकोलॉजिकली भी तो उसको हैप्पी करना है जी। पर कुछ मरीजों में तो मरीज बोलेगा हमारे पैसे नहीं है कंप्यूटर नेविगेशन, तब भी हम लगाएंगे क्योंकि मुझे तो रिजल्ट देना है। तो मेरे रिजल्ट के लिए अगर वो साधन, वो टेक्नोलॉजी मुझे चाहिए तो मैं उसका इस्तेमाल डेफिनेटली करूंगा जी। आपने इतने सारे जोड़ प्रत्यारोपण किए और सभी लोग जानते हैं कि आप एक बिजी सर्जन रहे, उसके बाद भी हमने देखा, पूरे समाज ने देखा कि आप समाज सेवा के कार्यों में समय बढ़ाने लगे, अधिक समय देने लगे, अधिक चीजें करने लगे। आपने जॉइंट केयर क्लब की स्थापना की, उसके थ्रू कार्यक्रम किए। तो ऐसा क्या आपको एकदम से स्टिमुलस मिला कि आपको लगा कि नहीं मैं बिजी हूं, उसके बाद भी आप समाज सेवा की तरफ फोकस कर रहे हैं? आप शुरुआत से एक दिन मरीजों को फ्री देखते थे, कैंप्स में भी मरीजों को देखते थे, फ्री देखते थे। ज्यादातर जो कैंप्स होते हैं वहां पे निःशुल्क का ही कॉन्सेप्ट रहता है। तो ऐसा क्या एकदम से स्टिमुलस आया कि आप इतने बिजी होने के बावजूद भी आपने एक समय निकाला कि आप समाज की तरफ जाएं? और ये वो समाज था जो आपके मरीजों से नहीं बना था, ये नॉर्मल समाज था, बिल्कुल गांव वाले थे, गांव में आपने एक्टिविटी करी, मलिन बस्ती वाले थे। तो ऐसा क्या स्टिमुलस आया कि आपकी पूरी लाइन ही बदल गई? इस बारे में कुछ बताएं। डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर का जो एक्सपीरियंस है ना, वो पहला तो मरीज के थ्रू ही होता है। और जब आप मरीजों से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको समाज का एक दर्पण और एक छाया मिलती रहती है कि समाज में क्या हो रहा है। मैंने पहला प्रयास जो किया वो अपने समाज को ये बताने की कोशिश की, जो मुझे लगता था जॉइंट रिप्लेसमेंट लोग नहीं समझ पा रहे। ऐसा क्या है कि हमारे लोग समझते ही नहीं इतनी बढ़िया सर्जरी है। तो पहला हमने एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया जॉइंट रिप्लेसमेंट के फायदे बताने के लिए। उसके लिए बहुत से ट्राई किए, कैसे कर सकते हैं। अखबारों में भी हमने राइट अप लिखे कि कैसा होता है, छोटी छोटी पब्लिक गैदरिंग्स की। और तब हमने दूसरी चीज देखनी शुरू की। जब हम ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के लिए बात कर रहे थे तो बोले जब हम बेसिक चीज वहां है ही नहीं तो हम उसको जोड़ प्रत्यारोपण के बारे में क्या बताएं? ये तो महंगी सर्जरी है, हम उसका क्या जीवन बदलेंगे? जब वो बोला मेरा 1 जून का खाना मिल जाए
और उसको बेसिक अपने पेट सुविधाएं और मिल अपनी जाएं। सुविधाएं भी नहीं है, तो हम एक वो भी लगा। लेकिन ये भी लगा कि हम तब भी इनका लाइफ कैसे बेहतर कर सकते हैं। और उसमें मुझे लगा जो सबसे ज्यादा जो मरीज परेशान है, जो लोग परेशान होते हैं, वो नॉर्मल बीमारी से, और वो ऐसी बीमारियों से परेशान होते हैं जो 100% रोकी जा सकती है केवल थोड़ा सा ज्ञान मिलने जी, से। जी, और इसी चक्कर में हमारे स्वस्थ समाज की स्थापना हुई, जी, जी, जो हमारा हुआ, और उसके थ्रू हमने दो काम करना शुरू किया। एक तो हाइजीन के प्रति जागरण शुरू किया, ये 2010 की बात है, और 3-4 साल हमने बहुत लोग को जोड़ा। कैसे, उसके बारे में यूनिसेफ के जो लखनऊ वाले थे उन्होंने हमको काफी गाइड किया। अगस्टिन वैलियर साहब, उन्होंने बहुत गाइड किया कि कैसे पब्लिक ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ही सेड कि आपको एक जनरेशन लगता है, जो किताब कहती है कि अगर कोई चीज आप शुरू करोगे तो 35 ईयर्स टू 40 ईयर्स में चेंज होगा। तो उनका बहुत कहना है, डॉक्टर प्रसाद आप ट्राई कर रहे हो, पर आपका रिजल्ट, इसका रिजल्ट आप नहीं देख पाओगे, अगला जनरेशन नहीं देखेगा, लेकिन आप अगर लगे रहो तो लगना तो चाहिए। और वो मैंने जो हाइजीन के लिए लोग को जागृत करना शुरू किया, उसके लिए बहुत सारे प्रयास किए। आपने स्कूल कॉलेजों, स्कूल कॉलेजों में गांवों, मलिन बस्तियों, पेंटिंग कंपटीशन, जी, और फिर मेरा मोटो था कि अपने कानपुर को अपना समझो, जी, जी, और ये समझाना कि आपका घर, आपका चारदीवारी जो है वो आपका घर नहीं है, शहर आपका घर है। पूरे शहर में जितने लोग हैं आपके फैमिली मेंबर मान के चलो, तभी ऐसे एक ज्वाइंट फैमिली में हम लोग रहते हैं। तो ये सब भावना पढ़ाई कर करके तो हमको लगा ये करना चाहिए, किसी न किसी को करना है, और इसमें बहुत लोग ने हमारा साथ भी दिया। और इसी चक्कर में हमने यूनिवर्सिटी में आपके साथ मिलकर काम किया, जहाँ स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया। और स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड में एकेडमिक्स के अलावा उन्हीं को मिलता था जो समाज में बढ़ के समाज सेवा करेंगे। जी, जी, दैट वाज वन ऑफ द क्राइटेरिया। तो हम चाहते थे कि, और मोर दी मेरियर एक शब्द है, मैं अकेला नहीं चाहता, मैं चाहता मेरा जो काम है ऐसा बहुत लोग करें। तो ये प्रयास था हमारा। भगवान की कृपा है कि जो पूरा मेरा थीम है, मोदी जी इलेक्शन जीत के आए 2014 में, उन्होंने पूरी की पूरी थीम मेरी वाली, वो वही जो स्वच्छ भारत, बिल्कुल वो ले आए, जो मैं 2010 से 4 साल तक सर पर टकरा था उसके लिए। उसके बाद हमने बैक सीट लिया, मतलब फिर तो सब लोग कर रहे थे। जी, जी, और फिर बट आई रियली गिव मिस्टर मोदी ए क्रेडिट कि इतना बढ़िया चीज लाए। और आप, हम लोग डॉक्टर है, जानते हैं, एक बहुत बैलेंस्ड परिवार में 2 लोग की तबीयत खराब हो जाए, पूरे 1 साल की सेविंग निकल जाएगी। जी, बिल्कुल सही बात है। इसलिए हम लोग क्या, दोनों पार्ट है, जो अभी भी हमारा समाज इतना मिक्स्ड है कि हमारे यहाँ एक्सट्रीम्स में हाई क्वालिटी लोग भी हैं, और ऐसे हैं जो प्राइवेट में दवा नहीं खरीद पाएंगे, उनके लिए सरकारी अस्पताल में फ्री का इलाज बहुत जरूरी है मिलना। तो हम लोग क्या, हेल्थ फॉर ऑल तो है, लेकिन क्वालिटी हेल्थ फॉर ऑल जब तक नहीं होगा तब तक वो मजा नहीं आएगा। पर आई एम वेरी हैप्पी जो इस मामले में हम अपने सामने अपने देश को बदलते हुए देख रहे हैं। अच्छी बात है। तो और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जहां से हम एक समाज सेवा, और जब आप जुड़ते हो ना तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं लाइक माइंडेड। ऐसा नहीं है, इतना बड़ा ग्रुप हो गया था हमारी मीटिंग में, 30-35 लोग स्टेज पे आ जाते थे, बातें करते थे, इंटरेक्शन था। तो और जो लोग कभी नहीं कर रहे थे, चाहते सब लोग हैं। हम लोग कहा जाता है कि हर व्यक्ति के दिल में एक्टिविस्ट है, वो चाहता है कि समाज अच्छा बने, सब लोग अच्छे रहे, लेकिन उसको रास्ता नहीं समझ में आता कि कैसे किस काम करे। तो हम एक प्लेटफॉर्म उसको दे रहे थे, क्या वो मेरे साथ मिल जाओ, या अपना चलो हम तुम्हारे साथ आ जाए, तो हम लोग का भला कर सकते हैं। सभी लोग को माध्यम चाहिए होता है, वो माध्यम आप बने। और ये बात बिल्कुल सही है कि हाइजीन के बारे में जानना सबको जरूरी है। और आपने जो अलग जगाई, जो वीडियो बनाए, बहुत अच्छे वीडियो थे, लोगों को अपील करते थे कि ऐसा किया जाए, बहुत से लोग सीख के गए और उस डायरेक्शन में आगे बढ़े। सर, आप इतने बिजी थे, आप इधर जोड़ प्रत्यारोपण कर रहे थे, आप समाज सेवा भी कर रहे थे, फैमिली को कैसे समय दे पाते थे? और फैमिली का, सभी के जीवन में क्या होता है, फैमिली एक बड़ा यूनिट होता है जिसका कि सपोर्ट आवश्यक होता है। फैमिली सपोर्ट करती है तो इंसान बहुत प्रोग्रेस करता है। तो आपकी फैमिली में कैसा सपोर्ट सिस्टम रहा, कैसे उन्होंने आपकी सब चीजों को मैनेज किया, कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, इस संबंध में कुछ बताएं। फैमिली एक
दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा, ये सबके लिए कहना चाहूंगा, फैमिली एक यूनिट है। पहली यूनिट आपकी फैमिली है, उसके बाद आपका मोहल्ला है, फिर आपके साथी है, इस तरह है। फैमिली आपका बेस है जो आपको आपके कार्य करने में मदद करता है, और ये वन वे स्ट्रीट नहीं होती, दोनों तरफ से चलना चाहिए। तो फैमिली एक बहुत बड़ा पिलर होता है। आपको क्या लगता है, कहीं भी कोई काम आप बिना फैमिली के सपोर्ट के नहीं कर सकते, ये सच्चाई है जी। या तो फिर आप फैमिली के साथ मत रहिए, अलग रखिए, तो भी आपको फैमिली का नहीं तो आपको साथियों का सपोर्ट चाहिए। तो कोई भी दुनिया में आप काम बिना सपोर्ट के, बिना सहयोग के नहीं हो सकता। और जब आप फैमिली में है तो पहला सहयोग आपको फैमिली का ही चाहिए। और अब बोलो ये टू वे स्ट्रीट है, अगर कोई आपको सहयोग दे रहा है तो आपको भी सहयोग देना पड़ेगा, वो मिलके काम होता है। पर फैमिली का ये, जब तक वो आपस में कम्युनिकेशन अच्छा ना हो, एक दूसरे की मदद न कर पाए, एक दूसरे की कमजोरियों को और अच्छी चीजों को ना समझे, वो फैमिली वो पिलर है जो आपको ताकत देती है, स्ट्रेंथ देती है, सब कुछ फैमिली है। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, और इसको नेग्लेक्ट भी नहीं करना चाहिए। और हम बोलूंगा कि ये बिल्कुल म्यूचुअल कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। फैमिली में एक मेंबर दूसरे मेंबर को सबको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे है। इंटेंट इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका इरादे, इंटेंट को हम हिंदी में कैसे कहेंगे, इरादे, आपका इरादा हमेशा नेक है, ये क्लियर होना चाहिए। थोड़ी बहुत गलतियां आपसे होंगी, सबसे होती हैं, लेकिन हाँ, आपका इरादे से, इरादतन कोई गलती नहीं होनी चाहिए कभी भी, ये इंपॉर्टेंट है। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि फैमिली के सपोर्ट के बिना ना मैं अच्छा डॉक्टर बन पाता, ना अच्छा मनुष्य बन पाता, ना अच्छा व्यक्ति बन पाता। अब हम आगे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज है कि सभी के जीवन में एक ध्येय वाक्य होता है, एक मोटिवेशनल कोट होता है, जिसपे वो इंसान हमेशा सोचता रहता है कि इस तरीके से आगे। तो आपके जीवन में ऐसा कौन सा ध्येय वाक्य है जिसको आप हमेशा रिपीट करना चाहते हैं? जैसे 3 इडियट में ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऐसे सबके जीवन में होता है, लोग बताना नहीं चाहते लेकिन सबके जीवन में कुछ ना कुछ होता है। तो ऐसा कुछ है कि आपके जीवन में है, तो दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। तो कभी मैं ऐसा कोई ध्येय लेके मैं कभी नहीं चला, और ध्येय मेरा हमेशा बदलते रह गया। जब आप एक स्टेप पे आ जाओ तो तब आपको लगता है ये तो आपने अचीव कर लिया, पर इसके आगे क्या, फिर आगे का ध्येय दिखने लगता है। तो जो ध्येय है वो भी मेरा बदलते रहा है। अगर मैं सोचना शुरू कर पीछे फ्लैशबैक में जाऊं, तो जब मेरे फादर बीमार थे तो उस समय बस वही इतने, मतलब उनकी दवा हम लोग ढंग से कर पाए, उनकी सेवा कर पाए, दैट वाज ध्येय। तभी हमारा जो इतना बढ़िया लीबिया का अपॉइंटमेंट था, हम दोनों भूल गए कि हमको जाना भी है, क्योंकि मेरा सब कुछ बदल गया था। कोई ध्येय तो चला गया, उस समय ध्येय यही था। उनकी डेथ के बाद समझ में आया, अरे घर भी चलाना है, भाई भी है उनका, अब वो जिम्मेदारी का एहसास होना, और मेरा तभी पहला लड़का पैदा होते चले गए, लड़का तो अब हमारा ये, उस समय मुझे टॉप का ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन बनने की ध्येय नहीं था। उस समय ये था कि हाँ, हम एक अच्छे डॉक्टर के रूप में लोग हमको जाने कि हाँ डॉक्टर अच्छा है, आदमी अच्छा है जी। ये मेरा ध्येय बहुत क्लियर था कि हमेशा मुझे लगता था कि लोग, जो मैंने बोला इंटेंट मेरा क्लियर है, गलती होती है मेरे से, ऐसा नहीं कि मेरे हर मरीज अच्छे होते, मेरे भी कॉम्प्लिकेशन होते जैसे सब डॉक्टर के होते हैं, बस कॉम्प्लिकेशन में इरादतन नहीं कुछ होना चाहिए, मेरी लापरवाही से नहीं होना चाहिए। भगवान तो देखेगा ही, भगवान तो संभालता ही है, लेकिन अपने हाथ में जो कुछ है सब ठीक होना चाहिए और उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बस इसी पे हमारा ध्येय बदलते गया। जब आपने एक गोल अचीव कर लिया, फिर सामने दूसरा, जब उस वहां पहुंचते तब आपको दूसरा गोल दिखना शुरू होता है कि अरे ऐसा भी तो हो सकता है जी। बिल्कुल जब आप बढ़िया ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करने लगे तब बोला यार नेविगेशन से काम तो हो रहा। मैं 3 बार गया ट्रेनिंग के लिए, थर्ड ट्रेनिंग में मुझे लगा हाँ ये अब जो मशीन आ रही है ये को थोड़ा फायदा करेगी, तो फिर मैंने बोला नहीं इससे फायदा होगा, तो मैं उसको लेके आया। तो अब जब उस समय मेरा ध्येय था कि भाई किस तरह कंप्यूटर नेविगेशन हमारे शहर में आ जाए, उसको हम यूज करें, अपने मरीजों को और अच्छा रिजल्ट दें। और मुझे बहुत गर्व है कि मेरे मरीज डांस करते हैं, दौड़ते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, सब करते हैं। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट जो सारे मिथ थे हम तोड़ते रहे, और अपने ज्वाइंट केयर क्लब के थ्रू हम अपने समाज में जितने मिथ थे वो तोड़ा करते थे, छोटी मीटिंग करके कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के बारे में ये सब गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। और अब तो हम बोलते हैं 25-30 साल तो एक जोड़ को चलना ही चाहिए, तो बात ही खत्म हो गई। आपने बिल्कुल सही कहा कि
आप मंजिल बदलते रहे। किसी ने कहा भी है कि मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफर है, जो मंजिल पर पहुंचे तो मंजिल बढ़ा दी। आपके बात बिल्कुल फिट बैठती ये है सच्चाई है कि सब एक मंजिल मिल गई तो आपने दूसरी मंजिल बढ़ा दी। जी। और सर, जैसे अभी आपने कहा कि जॉइंट केयर क्लब और यूपी आर्थोप्लास्टी, तो क्या उद्देश्य था इन सब के पीछे कि आपने जॉइंट केयर क्लब बनाया, फिर यूपी आर्थोप्लास्टी सोसाइटी बनाई, और कौन कौन सी गतिविधियां इनके थ्रू संचालित हो रही हैं? आपका क्या इसके पीछे एक विशेष एम था कि हम ट्रेनिंग दें या कुछ ऐसी चीज लाएं जो क्रांति ला दे? मतलब एक फील्ड में क्या होता है कि रिवोल्यूशन लाना, तो इस बारे में कुछ बताएं। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट तो मेरी एक लाइफ का एक बहुत बड़ा पैशन भी था, बिकॉज आई रियली लव दैट सर्जरी। इस चक्कर में हमने बहुत सारी सर्जरी जो मैं और करता था धीरे धीरे विड्रॉ कर लिया, मैं नहीं करता हूँ और लोगों को बता के करता हूँ। जैसे आज भी एक ऑपरेशन मैं मरीज को बोल रहा ये हम नहीं करेंगे, मेरी टीम करेगी, इसलिए करेगी और मेरे गाइडेंस में होगा, पर मैं ओटी में आऊंगा 5 मिनट के लिए और फिर मैं जा रहा हूँ। तो इस तरह मैंने अपने को समझा, मतलब मन तो करता है हर जगह करने को, लेकिन ऐसा जरूरत नहीं है। आपको डेलीगेट करना भी सीखना पड़ेगा। ये सबके लिए लागू होता है साथियों। आपको अपना काम सब कुछ खुद नहीं करिए, कोशिश करिए कि आपकी टीम हो और अपने टीम को डेलीगेट कर सकें कि आप तुम ये करो, तुम ये करो, तभी आउटकम अच्छा होता है। जिस समय मुझे जो परेशानी लगी समाज में, उसके लिए मैंने एक काम करना शुरू किया। ज्वाइंट केयर क्लब भी उसी लिए था, समाज में जागृति लाने के लिए, जोड़ के बारे में बताने के लिए, मिथ्स को खत्म करने के लिए। अब अगर आप देखो, अब सबको पता, अब तो लोग मेरे पास समझने के लिए नहीं आते हैं, ऑपरेशन के लिए प्लान करके डेट लेने आते हैं कि डॉक्टर साहब ये करिएगा। सबको अगर हम बताना चाहें, हाँ मालूम है डॉक्टर साहब हम चलेंगे, डांस करेंगे, सब पता है। तो समाज बदल तो रहा है जी। जो हमारा स्वस्थ समाज है, वो हम भी जो कर रहे थे हाइजीन के लिए था, वो भी अब काफी काम हो गया। अभी भी हम लोग कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, बट उतना जो मैसिव स्केल में था वो नहीं करते हैं। और जब मैं पैशनेट था ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के लिए, तो मुझे लगता था लोग को सीखना चाहिए जोड़ प्रत्यारोपण, हमारे मध्य भारत के डॉक्टर्स को। और मुझे पता है, जब मैं सीखना चाहता था, मैं वो कहानियां लिख सकता हूं कि लोगों, मैं जब बाहर गया, बॉम्बे भी गया, दिल्ली भी गया, सिखाने की जगह मुझे क्या कटाक्ष मिला। यही होता था कानपुर में, जोड़ प्रत्यारोपण क्या करोगे सीख के? कानपुर में इतने मरीज है, प्लास्टर लगाते रहो, पैसे आ जाएंगे। मैं बस कैसे समझा, मैं पैसे के लिए नहीं सीख रहा हूं, मैं काम सीखना चाहता हूं। तो जैसे ही मौका मिला, मैंने एक संस्था बनाई, यूपी आर्थोप्लास्टी सोसाइटी, अपने कुछ दोस्तों के लेके, कानपुर वाले, प्योर कानपुरिया, वही मैं बोला। तब तक हम टीम के रूप में काम करने लगे, तो वही 9-10 हड्डी के डॉक्टर मिलके हम लोगों ने एक संस्था बनाई। हम लोग का काम था, हम लोग जोड़ प्रत्यारोपण ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को सिखाएंगे। बहुत अजीब सी बात लग रही थी ये, और पहला मीटिंग हम लोग ने 2005 में किया, हिप कोर्स करके। करीब 50 डॉक्टर आए पहली बार, और हम लोग ने बुला के, कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, आप सीखो। हम लाइव हम ऑपरेशन करते थे, वो कैमरे से दिखाते थे, और उसमें भी आप बिलीव नहीं करोगे, उसके लिए भी हमने जितनी नई टेक्नोलॉजी सब कानपुर में शुरू की। ये पूरे नॉर्थ इंडिया की बात मैं कर रहा हूं। हम सर्जरी डॉक्टर्स को दिखाते थे कैसे किया जाता है, लाइव सर्जरी, और इंटरेक्शन होता था, लेक्चर्स होते थे। इस तरह काम शुरू। हर साल 2 दिन का कोर्स होता था, जिसमें पूरे नॉर्थ इंडिया से, बिहार से, उत्तरांचल से, यूपी से यंग डॉक्टर्स को बुलाते थे और ट्रेनिंग देते थे। हैंड्स ऑन भी होता था, और दुनिया के टॉप डॉक्टर्स को बुलाते थे हम, जिस देश से कहिए, अमेरिका से बुलाया, जर्मनी से, इंग्लैंड से, और तो और सिंगापुर के एनयूएस से हमने लाइव सर्जरी दिखाई स्टेटस क्लब में। और डॉक्टर होने का कुछ समाज में फायदा होता है, आप बिलीव नहीं करोगे, स्टेटस क्लब में, क्योंकि उस समय लाइव सर्जरी दिखाना सिंगापुर से, इंटरनेट इतना बढ़िया था नहीं, ये बात है 2009 की। हम लोग ने सैटेलाइट पूरा लगाया था, सैटेलाइट से ट्रांसमिट किया था। कैंटोनमेंट में ब्रिगेडियर को समझा के, ब्रिगेडियर बड़े परेशान, वहां तो अलाउ नहीं है। फिर एकेडमिक है, पूरा उनको दिखाया गया, एक एक वेरीफाई हुआ, जो जो इंस्ट्रूमेंट आया सब आर्मी ने वेरीफाई किया। तो स्टेटस क्लब में वो बहुत बड़ा सैटेलाइट रिसीवर बना, लगाया गया टेम्परेरी, और सिंगापुर में ज्वाइंट प्लेसमेंट वहां के टाइम से करके यहाँ पे अपने डॉक्टर्स को दिखाया, और वहां से फिर लाइव लेक्चर कराया।
तो एक बेसिक आइडिया था कि डॉक्टर्स को ये टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, और हम लोग के सिखाए हुए डॉक्टर्स के कारण आज यूपी और बिहार के जिले अस्पताल में भी जोड़ प्रत्यारोपण एक नॉर्मल सर्जरी हो कर रहे हैं। नॉर्मल है। अब हमारा कोर्स 2 दिन का होता है। फिर कानपुर में परेशानी हुई कोविड के समय, जो फिर हम लोग ने उसको रमादा में शिफ्ट कर दिया। ये आज की तारीख में ऑर्थोप्लास्टी कोर्स सबसे बड़ा रनिंग कोर्स हो गया। 2005 में मैंने अपनी जिद से शुरू किया था, और तब भी लोग बोलते थे किसको सिखाओगे, डॉक्टर को सीखेगा, क्या करेगा सीख के। हम बोले मुझे सीखने में बहुत परेशानी हुई, मैं चाहता हूं कि अपने और भाइयों को ये परेशानी न हो, इसलिए मैं शुरू कर रहा हूं। 20 साल की यात्रा यूपी वो ऑर्थोप्लास्टी इस समय सबसे बड़ा कोर्स है इस समय, जो अब उसके बाद देखा, इसके देख के और भी शुरू हो गया। अब तो गंगा कोर्स है, इस तरह है, लेकिन हम लोग कंसिस्टेंट है, तब से चल रहे हैं, आज तक कर रहे हैं। और अब हम नेक्स्ट जनरेशन को पावर दिया जा रहा है कि आप लोग करो। और हर बार बाहर के डॉक्टर आते हैं, इस बार भी जर्मनी के डॉक्टर थे, और हम लोग अब फेलोशिप पे बाहर भी भेजने का प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर्स को। बेसिक आइडिया की क्वालिटी हो, सर्जरी की क्वालिटी डॉक्टर्स को हम सिखाएं कि कैसे बढ़िया सर्जरी की जाए, सभी का नॉलेज भी अपडेट रहे। तो क्योंकि पहले हमारे यहाँ के लोग को सीखना आसान नहीं था जी। हम जब पढ़ के निकले थे, हमको कोई सिखाने को तैयार नहीं था जी। हमने जो पहली टोटल हिप की है वो केवल वीडियोस देख के, और एक सर्जरी जो डॉक्टर मैनी ने हमको दिखा दी थी। डॉक्टर मैनी थोड़ा मतलब अभी सबको मदद करते हैं, तो निगेटिव वाले लोग भी थे, कानपुर में बहुत थे। जब आप थोड़ा सा उठते हो तो फिर आपके पीछे तो लोग पढ़ने भी लगते हैं, वो भी सच्चाई है, फिलॉसफी यही है। तो वो भी थे, लेकिन हाँ तो मदद करने वाले भी थे। तो डॉक्टर मैनी से एक सर्जरी देखी थी और वीडियो देख देख के सर्जरी शुरू की थी। सर, आप भारत लोक शिक्षा परिषद से भी जुड़े हुए हैं, जो एकल विद्यालय के नाम से विद्यालय चलाते हैं। इससे कैसे जुड़े और इसमें आपके अनुभव क्या रहे? ये एक ऐसी संस्था है जो है तो बहुत ही अच्छी। मतलब मुझे लगता है कि पूरे भारत को के रूरल जो एक गांव का एटमॉस्फेयर है उसको बदलने, पूरा एटमॉस्फेयर बदलने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, ये पूरे भारत में इसका नेटवर्क है। बहुत लोग को इसके बारे में पता नहीं होगा, और मुझे भी नहीं पता था। मुझे इनके जो चीफ हैं, जो पैट्रन है श्याम जी, क्यों मुझे चूज किया, कैसे चूज किया, वो मेरे पीछे पड़ गए। मतलब उनके आदमी वो मेरे पीछे आए कि सर आप एक बार देखिए, तो हम लोग चाहते हैं कि आप इसमें आइए। मैं बड़ा परेशान, मैं उस समय अपना ये सब बाकी एनजीओ चला ही रहा था, काम कर रहा था। मैं फिर गांव, हम बोले यार कानपुर शहर को तो हम इतना लगे हुए कुछ हो नहीं रहा, अब आप गांव में भी ले जाना चाहते हो मुझे। फिर मैं 3 बार गया उनके साथ गांव देखने। और ये है क्या कि बच्चों, गांव में एक गांव के बच्चे, करीब 30 बच्चे, छोटे बच्चे 5 साल से 13 साल तक, 4 साल से 13 साल कहना चाहिए, कि बच्चों को पकड़ के लाके पढ़ाया जाता है। और पढ़ाने के अलावा वो उसके घरों में जाते हैं, उनको माँ बाप को समझाते हैं कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, और मदद करते हैं कि जिससे वो प्रॉपर स्कूल में पढ़े और हमारे स्कूल में आए एज ए ट्यूशन। हम लोग का जो एकल का स्कूल है वो दोपहर में चलता है। हम लोग प्रेरित करते हैं घर गांव वालों को और बच्चों के माता पिता को कि आप अपने बच्चे को प्रॉपर स्कूल में पढ़ाइए। अगर नहीं भी पढ़ाते हैं तो भी हम लोग उनको एक एग्जाम कराने के बाद सर्टिफिकेट देते हैं, जिससे वो एक मिडिल स्कूल तक का तो आपको मिल गया, उसके बाद आप प्रॉपर स्कूल में पढ़ाइए। तो ये ऐसी संस्था है जो पूरे भारत में लिटरेरी रेट बढ़ाने में एक बहुत सशक्त माध्यम रहा है। मैंने पूरा इतिहास देख लिया, तो मैं जब बार बार गांव देखा, इंटरेक्शन देखा, सिस्टम देखा, तो मैं इम्प्रेस तो हुआ। फिर श्याम जी आए, और आप बिलीव नहीं करोगे, श्याम जी दुनिया भर में बोलते हैं। जब उनका फोन आया कि मैं मिलना चाहता हूं, तो मैं बोला ठीक है, मैं जिस तरह मैं बोला मैं हॉस्पिटल में काम करूंगा, 2 ऑपरेशन के बीच में मैं मिल लूंगा। मेरी लिस्ट लंबी रहती थी, और 2017 के बाद तो हमने ऑपरेशन भी काफी कम किए, और 2 ऑपरेशन के बीच में बोले कुछ और लोग को मिला लीजिए। तो हमने अपने कुछ, भाई जो जिनको मैं जानता था लाइक माइंडेड लोग हैं, जिसमें एक
हमारे सुरेंद्र भैया है, सुरेंद्र गुप्ता गोल्डी वाले, गोल्डी के सब लोग दोस्त हैं। तो उसमें यही होता था कि इस तरह का एक मानसिक रुझाव किसका ऐसा है, और कुछ अपने दोस्तों को बुला लिया था, वो लोग बैठे थे और उनके साथ बात हुई, तब उन्होंने समझाया और उन्होंने मुझे कन्विंस कर दिया कि हम लोग अपना थोड़ा सा टाइम निकालें और इसमें कर दें। तो ये 2012-13 की बात है, जहाँ पे तब तक ऑलरेडी मैं काम कर रहा था स्वस्थ कानपुर में। तो उन्होंने मुझे बोला कि यही काम आप गांव में करिए, क्योंकि एकल विद्यालय में हाइजीन के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है, उसके अलावा उनको सामाजिक संरचना का जो भारतीय दर्शन है उसके हिसाब से व्यवहार सिखाया जाता है। तो मुझे बहुत अपील कर गया और तब मैं लग गया, और तब से हम लोग गांव जाना शुरू किए, गांव में मिलते हैं, बच्चों से देखते हैं, टीचर्स को प्रेरित करते हैं। उसी गांव की एक लड़की उसकी टीचर होती है जो पढ़ी लिखी होती है, जरूर लेके देते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया संगठन है जो आज भी हम लोग को लगता है कि वो गांव में काम कर रहा है, जो गांव के लोग को शिक्षित करने में मदद कर रहा है। और जो सबसे बड़ी बात, जब हम लोग जाते हैं, कानपुर शहर के लोग या कोई भी शहर के लोग, कानपुर से, झांसी से हम चित्रकूट तक, हमारा बुंदेलखंड पूरा हम लोग देखते हैं, तो जब हम लोग जाते हैं तो एक जो कनेक्शन है ना, वो जो एक बराबरी का व्यवहार, धीरे धीरे जो एक भेदभाव है गांव और शहर, वो खत्म करने में ये एक बहुत बड़ा साधन है और ये बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो समाज बिखरने का एक वो रहता है। तो चाहे वो शहर है चाहे गांव, ये दोनों आपस में जुड़े रहने चाहिए। और हम लोगों ने बहुत हेल्थ कैंप कराए, मतलब बेसिकली डॉक्टर होने के फायदे भी थे स्कूल के अलावा। और हमारे जो टीचर्स हैं उनको हम लोग एम्पावर करते हैं कि आप लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। हम लोग अपने टीचर्स को बोलते हैं कि जो बच्चा आपको पढ़ाते हो उस बच्चे के माता पिता से आप मिलोगे और उनको सब मदद करोगे, जितनी गवर्नमेंट स्कीम है उसके पेपर भरने में भी आप मदद करोगे, उनको बताओगे। हम लोग उनको एनलाइटमेंट करते हैं, कि एनलाइटमेंट देते हैं कि ये स्कीम है गांव में। तो पूरा एक गांव का परिदृश्य बदल रहा है ये, इसलिए मैं इसके साथ हूं और इसको मैं चाहता हूं। हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं इसमें, और स्काई इज द लिमिट। भारत इतना बड़ा देश है, इतना विविधता है कि हम लोग जितना चाहे काम कर सकते हो। हम सबको ला रहे हैं। आप डॉक्टर प्रवीण, आपको भी हम पकड़ के ले आए उसमें, और बहुत सारे लोग को हम जोड़ रहे हैं। मैं तो ऐसे भी जोड़ रोग विशेषज्ञ हूं, मेरा एक काम तो लोग को जोड़ना ही है ना। मैं सबको जोड़ के ला रहा हूं कि आप लोग शहर के हो, लेकिन आप महीने में एक बार, महीने में 3 महीने में एक बार जाके गांव में इंटरैक्ट करो, लोगों से बात करो, प्रधान से मिलो। और हम बहुत उसमें भी हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं काम करने में। आप कानपुर चैप्टर के अध्यक्ष हैं और रिसेंटली अभी जैसे एक रिक्शे पे कंप्यूटर की पढ़ाई, बस पे कंप्यूटर की पढ़ाई, इनका कितना इम्पैक्ट पड़ा है, कुछ इसके बारे में चर्चा करिए तो दर्शक लोगों को पता लगेगा कि हम लोग कितने डीप उस पे काम कर रहे हैं। हम लोग एक कंप्यूटर ऑन व्हील करके प्रोजेक्ट था, जिसमें बस एक लेके उसमें कंप्यूटर लगा के गांव में हम लोगों ने रोटेशन से और पढ़ाना शुरू किया। और आईआईटी बॉम्बे का सर्टिफाइड कोर्स था और बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया। उसके बाद वही होता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है कहा जाता है। बस हमारी तब भी गांव में बहुत जगह नहीं जा पाती थी, तो हमारी जो महिला विंग की अध्यक्षा है मिसेज अनुराधा वासने, उनके दिमाग में ब्रेन वे आया कि हम लोग बस की जगह ई रिक्शा में क्यों नहीं कंप्यूटर ले जा सकते, और जो छोटे स्कूल होते हैं उनके डेस्क यूज करेंगे, ऐसे बस के अंदर डेस्क चेयर सब है। तो अब हम लोग ने एक ई रिक्शे में कंप्यूटर पोर्टेबल लाते हैं और वहां के गांव के किसी स्कूल में या किसी बिल्डिंग में, जैसे हमारा स्कूल चलता है, वहां पे बिजली का कनेक्शन लेके, या फिर अब तो सोलर पैनल है, हमारी बस में भी सोलर पैनल है। तो आप सोच नहीं सकते, गांव में किसी घर जाके आप उसको कंप्यूटर सिखा दो। और भी आईआईटी कानपुर अब दे रहा है सर्टिफिकेट हम लोग को, उसका पूरा कोर्स करके एग्जाम लेता है, फेल भी होते हैं बच्चे, लेकिन इतनी उत्सुकता है। छोटे छोटे बच्चे जो हम लोग को विजिटिंग कार्ड बना के ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं कंप्यूटर से, वो देख के मजा आता है। वो बच्चे जिनके जो सोच नहीं सकते कंप्यूटर छुएंगे, वो वहीं पे बैठ के उससे खेलना शुरू कर दिए। तो ये सब हम लोग का माध्यम है। और इसमें सबसे बड़ा मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा आपके चैनल से, कि जो शहर के बड़े लोग हैं, ये उनके डोनेशन से ही आ रहा है। कहीं ना कहीं somebody has to pay, there's no free lunch।
कोई देगा तभी कहीं खर्च होगा। जी। ये उनका डोनेशन है जो काम आता है। मैं दर्शकों को बता दूं कि एकल विद्यालय जो चलते हैं ये पूरे के पूरे डोनेशन से चलते हैं, और समाज के उद्यमी या समाज के और लोग डोनेशन करते हैं। एक स्कूल का 30,000 रुपए डोनेशन है कि एक स्कूल अगर आप गोद लेंगे तो 30,000 डोनेशन देना होगा। और जो हमारा गांव का आचार्य है या शिक्षिका है उसको बहुत ही निश्चित मानदेय दिया जाता है। और इनफॉर्मल एजुकेशन है, ये कोई फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नहीं, इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है। डॉक्टर प्रसाद इसके माध्यम से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये भी एक समाज सेवा के क्षेत्र में एक बड़ा काम है। मुझे याद है कि विकलांग बच्चों के माध्यम से इन्होंने एक प्रोग्राम कराया था एकल का, जिसमें कि विकलांग बच्चों ने परफॉर्म किया था। एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था और लोग जुड़े, उस कार्यक्रम से जुड़े, एकल के विषय में जुड़ते चले गए कि ऐसा भी हो सकता है। जो विकलांग वाली बात है, मैं 2005 में मैं ऑस्ट्रेलिया में था। वहां पे एक मैं फार्म देखने गया। मैं गया था अपने कंप्यूटर की ट्रेनिंग पे। उस जस्ट इंफॉर्मेशन था तो मैंने कहा कि मैं वो भी समझना चाहता हूँ। ऑर्थोपेडिक्स तो अलग है। तो वो एक है नो स्टेप फार्म, पूरा एक फ्रूट का बहुत बड़ा ऑर्चार्ड है, और जहां पे हर एम्प्लॉय एक हैंडीकैप तो कॉल्ड स्पेशली एबल्ड पर्सन है। गाड़ी भी चलाते हैं, फ्रूट्स कलेक्ट करते हैं मशीन से, सब काम वो करते हैं इंक्लूडिंग रिसेप्शन, कुछ काम को छोड़ के। वो पूरे ऑस्ट्रेलिया से ऐसे लोग को जोड़ जोड़ के उन्होंने वो रखा है, वहां उनके रहने का भी। वो पूरा फार्म इतना एफिशिएंटली केवल स्पेशल बॉडी पीपल चलाते हैं। वो एक बहुत बड़ा आई ओपनर था कि ऐसा भी हो सकता है। हम लोग किसी को कम नहीं सोचिए। आपको भगवान जब कुछ लेता है तो कुछ एक्स्ट्रा देता भी है, ये कहा जाता है और ये सच है। और हम लोग अब धीरे धीरे भारत में भी ऐसा हो रहा है, जहां कम पॉपुलेशन वहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इतनी पॉपुलेशन के ऐसे से 50 फॉर्म होने चाहिए, तब भी शायद हम लोग के पास आदमी रहेंगे। जी। अब बातें हैं सर कि सफलता के आप उस मुकाम पे हैं जहां पे बहुत सी चीजें आपको मिली, समाज सेवा में भी आपने बहुत अच्छा काम किया। अभी क्या आप सोचते हैं कि ये बाकी रह गया? आप और क्या करना चाहते हैं? जितना जीवन अभी शेष है उस जीवन में आप सोसाइटी को क्या रिटर्न देना चाहते हैं अपनी तरफ से कि मैं सोसाइटी के लिए ये कर पाया? ये बहुत मुश्किल है। मैंने बोला था कि इवॉल्व होता है, और एक बहुत पुराना स्टेटमेंट है जो मैं यूज भी करता हूं कि हर व्यक्ति, हर लड़का, हर लड़की जब जन्म लेता है तो हम लोग फिल्म जैसे देखते हैं, वो एक उसके जीवन की कहानी एक पिक्चर है, और उस पिक्चर का हीरो वो युवक या युवती है, या वो लड़का या लड़की है, और वो डायरेक्टर भी है। बस यही प्लस पॉइंट है, वो उसका हीरो है या हीरोइन है, और उस फिल्म का डायरेक्टर भी है। तो वो अपनी फिल्म को किस मोड़ पे ले जाता है, वो हीरो जो है वो विलेनस होता है या गुड समैरिटन होता है, ये उसके डायरेक्टर उसके हाथ में है कि वो अपने उस फिल्म की कहानी को किस मोड़ पे कैसे ले जाता है। हम समाज में डॉक्टर होने के नाते ऐसे लोगों से मिले हैं और ऐसे देखे हैं लोगों को जो क्रिमिनल्स बन गए हैं, पर अगर कहानी सुनिए तो उनकी परिस्थितियां भी डेस्टिनी बेस्ड है। ये बहुत अजीब लगता है। जो आदमी बहुत ब्रिलियंट बिजनेसमैन बन सकता तो वो बहुत ब्रिलियंट क्रिमिनल बन जाता है। तो इसके पीछे हम कोई मैथमेटिक्स नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसके हाथ में एज ए डायरेक्टर ये उसके हाथ में तो था। वो चाहता तो वो किसी भी तरफ जा सकता था। तो ये जो डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर जो आपका रोल है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में मैं अपनी लाइफ का अभी भी डायरेक्टर मैं ही हूं। तो एम, हमने बोला था कि हम एम इवॉल्व करते हैं, तो मेरा अब जो रोल है, मैं चाहता हूं कि हमारे जो जितने डॉक्टर्स हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो सब काम बढ़िया करें और सोच भी अच्छी रखें। और इसलिए हम इंटरेक्शन भी करते हैं, हम लोग की मीटिंग होती है। एक तो वो है। दूसरा मेरा घर, मेरे घर में मेरे बच्चे भी अब सक्षम है, काफी है,
तो मैं उनको कभी इंटरफियर नहीं करता हूं। और मैं आपको बहुत बार, हम और मेरी वाइफ बैठते हैं, हम लोग को दिखता भी है कि हम लोग इसमें कुछ बोल सकते हैं, तो भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। वो सक्षम है, उम्र है, हम उनके साथ रहेंगे, उनकी बातें सुनते रहेंगे। हम और मेरी वाइफ आपस में बात करेंगे क्या करें, इनको बोला जाए, फिर वह नहीं यार इनके पास इंटेलिजेंस है, लेट देम लर्न देयर ओन लाइफ। ये उनकी लाइफ है, ये उसके डायरेक्टर है, उसके हीरो है, उसके हीरोइन है, ये उनको अपना काम करने दो। पर हाँ, एक ही, अगर देखा जाए एक ही जगह हमारी बस चलता है, वो मुझे मेरे अपने बेस्ट फ्रेंड पे, मेरी वाइफ पे, और उसका सबसे बड़ा बस मेरे ऊपर चलता है। तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और हम लोग का इंटरेक्शन है, वही काम आगे चलते रहता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि सबकी लाइफ एक फिल्म के तरीके से है, ये उसके ऊपर है कि उसको अच्छा बना ले या खराब बना ले, मेमोरेबल बना ले या ना देखने लायक बना ले। युवा वर्ग को क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि युवा वर्ग क्या करे, पे बैक टू सोसाइटी कैसे करे? क्योंकि जिस तरीके से मटेरियलिस्टिक वर्ड होता चला जा रहा है, लोग सोसाइटी के प्रति सोचना बंद कर दे रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं क्या करना चाहिए। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि वो प्रेरित हों काम करने के, जैसे आपने यंग एज में ये सब चालू किया वैसे वो लोग भी करें? दो तीन चीजें मेरे ख्याल से, ये सोच के खाली फर्क है। हम लोग एक तरफ ही सोचने लगते हैं। जोड़ प्रत्यारोपण, अगर हम उस पर बात करें, एग्जाम्पल दें, 2000 में, सन 2000 में हम 3 डॉक्टर देश के एक साथ थे एक मीटिंग में, और बहुत हम तीनों की दोस्ती अच्छी हो गई थी, हम तीनों साथ साथ थे, और हम तीनों ने अपने, तीनों जोड़ के डॉक्टर थे, तीनों अपने अपना शेयर कर रहे थे। हम तीनों के पास कुछ खुश होने का चीज था। हमने उस साल 48 ज्वाइंट रिप्लेसमेंट किए थे एक साल में, और अभी साल पूरा नहीं हुआ था, करीब 8 महीने हुए थे। मेरे लिए 8 महीने में 48 जोड़ प्रत्यारोपण करना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 99 की बात है। दूसरे डॉक्टर ने करीब 70 के करीब किए थे, और तीसरे डॉक्टर ने 98 किए थे। 98 डॉक्टर जो किया था वो वेट कर रहा था, बोला अमल 2 और हो जाए, मेरी सेंचुरी होगी पहली बार। जिसने 70 किया था वो उससे एनवियस था, उससे मेरे दिमाग को वो तो बहुत आगे मेरे से, वो ये नहीं देख रहा कि मैं उससे नीचे हूं, मैं 48 पे हूं, उससे कोई परेशानी नहीं। पर हाँ, वो उसको ये दिल में लग रहा था, अरे यार मैं 70 हूं और वो देखो 98 पे है। भाई एक ही स्पेक्ट्रम में हम तीनों हैं, आज भी हम तीनों वहीं पे हैं। ग्रोथ स्टोरी मेरा नंबर वाइज कम है डेफिनेटली। जो 98 था वो आज 3000 से ज्यादा जोड़ प्रत्यारोपण करता है एक साल में, बहुत ज्यादा करता है। तो नंबर वाइज उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा है। बीच वाला जो था उसका भी ग्रोथ बहुत ज्यादा है। मैं ऐसी जगह पर हूं जहां पॉपुलेशन सबसे ज्यादा उन दोनों के शहर से, लेकिन मेरी ग्रोथ नंबर वाइज कम है। लेकिन अगर दिल से देखोगे तो आई एम मोर हैप्पी, आई मीट देम। अभी भी दोस्ती हम लोग की वैसे ही है, क्योंकि वो फॉर्मेटिव ईयर्स की ज्वाइंट रिप्लेसमेंट वाली दोस्ती थी। अभी भी हम बॉम्बे जा रहे हैं मीटिंग में, तो हम लोग तीनों मिलेंगे। हम तीनों अभी भी याद करके हंसते हैं कि अरे यार क्या सोचती है, और सब बोलते प्रसाद तूने यार इतना आगे क्यों नहीं गया? बोले यार मैं बहुत किया, बट वही है कि वो लोग का काम करने का स्टाइल अलग है, पर वो भी खुश है, मैं भी खुश हूं। तो ये सब बहुत अलग से होता है कि आप क्या करना चाहते हैं एक समय के बाद। तो जो यंगस्टर्स को भी, उनको वो अपना हीरो है, अपने डायरेक्टर है, दे हैव टू चूज। पर एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूं, आप किसी भी समाज में आइसोलेशन में नहीं रह सकते। आप सबसे जुड़े तो हैं ही। आप ये सोचो कि मैं अकेले तरक्की कर जाऊंगा, तो नहीं हो सकता। जब भी आप ग्रो करते हो, आपको देखना चाहिए कि आपके संसर्ग में जितने लोग हैं, उन सब की तरक्की होनी चाहिए। आप अगल बगल वालों के सर पर पैर रख के नहीं चलिए, उनके कंधे पे हाथ रख के चलिए, तभी वो असली तरक्की है, वो पूरे समाज तरक्की करेगा। अगर बहुत सारे समाज ऐसे जहां पे आप ऊपर हो गए, बाकी सब नीचे हैं, तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो कंडीशन आने मत दीजिए। इसलिए समाज में सबकी तरक्की होना बहुत जरूरी है। ये मेरी सोच शुरू से थी, और ये हमारे दुर्भाग्य है। अगर जर्मनी और जापान अगर तरक्की किए हैं
एक तरह से नेस्ता नाबूद होने के बाद, तो उसके पीछे ये भावना सबसे बड़ी थी। अब जर्मनी में जाओ, अगर एक आदमी का एम्प्लॉयमेंट सीमेंस में होता था, वो कोशिश करता था उसके छोटे से शहर या गांव के जितने लोग आ सके उसको वहां नौकरी दिलाए। यहाँ पे भारत में अगर एक नौकरी होगी, कोशिश करेगा हमारे जान पहचान वाला तो कोई आए ना जो हमारे पास, जिससे हम यहाँ इकलौते रहे। ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए, तभी ओवरऑल समाज तरक्की करता है। तो ये मेरी सोच है और यंगस्टर्स को भी सोचना चाहिए। नंबर 2, जो पोजीशन होती है ना कि वो सब फिक्सेस है, ये नोशनल वैल्यू। हम जैसे अभी फिगर वाइज मैं ये भी सोच के दुखी हो सकता हूं कि मैं 300 ऑपरेशन करता हूं जोड़ के, वो 3000 करता है। हम हैं बराबर के, हमको लगता है मेरा स्किल तो सबसे अच्छा है, लेकिन वो हर्ट करेगा। गिव्स यू हैप्पीनेस कि हम आपके साथ इतना बैठ के आराम से बात तो कर रहे हैं, मेरे पास कोई टेंशन तो नहीं है। तो हर एक को अपना एक सोचना पड़ेगा, यंगस्टर को भी सोचना पड़ेगा। एंड नंबर 2, पैसा का वैल्यू तभी है जब आप उसको खर्च कर पाए। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अलका शर्मा का, जो कि धर्मपत्नी है डॉक्टर अमोल शंकर प्रसाद जी की। और खास बात यह है कि दोनों ही सेम बैच के हैं बीबीएस में, 1976 बैच। और बहुत सी बातें होंगे जो अक्सर चर्चा करेंगे। दर्शकों को मैं बता दूं, डॉक्टर अलका शर्मा और हम दोनों एक साथ पढ़े थे। और मैंने पहले बताया था कि मुझे डिसेक्शन करने में बड़ी परेशानी होती थी। तो जब फर्स्ट ईयर में हम लोग दोनों पार्टनर थे, तो मैं किताब पढ़ के बताता था कहाँ डिसेक्शन करना चाहिए, और डॉक्टर साहब बैठ के चाकू से डिसेक्ट करती थी। जो हम लोग के एनाटॉमी में कैडेवर्स को डिसेक्ट करके एनाटॉमी पढ़ाई जाती थी। तो मैं बॉडी को छूने के नाम पे मुझे पसीने आते थे, तो मैं डिसेक्शन पढ़ा करता था। हम दोनों की इसलिए कभी आराम से चलती रही, क्योंकि नॉर्मली पार्टनर से लड़ाई ये होती थी कि हर आदमी जिसे करना चाहता था, और मुझे जिस चाकू उठाने की कोई चाहत नहीं थी उस समय। तो ये हम लोग की बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी उस समय। जब पढ़ाई के समय मैं पढ़ के बताता ये, और ये डॉक्टर साहब वहां नर्व, मस्कुलोकेटेनियस नर्व ये है, जिसे करके दिखाती थी, हाँ ये जो तुमने बोला था ये मसल के बीच में इधर है। तो एनाटॉमी मैं बताता था किताब पढ़ के, ये डिसेक्ट करती थी। तो हम दोनों की कहानी वहीं से शुरू हुई। और फिर और ये मैंने बोला, मेरा लाइफ का जो घर के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कंट्रोल डॉक्टर साहब थी। अगर मैं ज्यादा खेलने में चला जाता था तो ये मेरी पुलिसिंग होती थी कि अब क्या करोगे, जाके अब थोड़ा पढ़ाई कर लो हॉस्टल जाके, अब बहुत हो गया। मैं सोशल कल्चर में भी एक्टिव था, वहां चला जाता था, म्यूजिक में जो होता था, स्पोर्ट्स में रहता था, हर जगह। ये घर वाले तो देखने नहीं आते थे, ये बोलती तुम 2 घंटे से खेल कर रहे हो, कुछ तो जाके पढ़ाई कर लो। तो ये मेरा सबसे बड़ा कंट्रोल था। और वो जो फर्स्ट ईयर से चला है वो आज तक चला। उस समय फर्स्ट ईयर का पॉइंट तो ये था कि जो पार्टनर है, हम दोनों एक पार्टनर्स को देखना चाहते कि भाई वो भी अच्छा करे। कंपटीशन था नहीं हम दोनों का, सी से कोऑपरेशन था। और ये सी वर्ड मेरे लाइफ का सबसे बड़ा वर्ड आज तक है। मैं अपने साथियों को बोलता हूं, हम लोग की लाइफ में सी से कंपटीशन नहीं होता है, हम लोग की लाइफ में सी से हमेशा कोऑपरेशन होता है। ये मेरे लाइफ का मोटो रहा है शुरू से, वो आज भी है। और मैं अपने सारे साथियों को, हम अपनी मीटिंग में, अपने जो ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं उसमें यही बोलते हैं। अपने हॉबीज के बारे में अगर हम बताना चाहें तो बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, आउट ऑफ द। और मुझे स्कूल के लोग अभी तक याद करते हैं कि मैं हाइट में छोटा था उस समय। मेरी लंबाई तो 12th के बाद बढ़नी शुरू हुई। तो मैं आगे से, वहां हम लोग के स्कूल में हाइट के हिसाब से बच्चे बिठाए जाते थे। तो मेरा जो सीट था वो 2nd रो में कॉर्नर वाला था, और उसके बगल में लड़कियों का रो शुरू होता था। मैं अभी स्कूल की 50th में डॉक्टर साहब को ले गया था, अपना बेंच भी दिखाया। और जहां थोड़ा मौका मिलता था, मैं पीछे की बेंच पे किताब अपनी मोटी रखी रहती थी एक रजिस्टर के अंदर, जहां मौका मिलता जाके पीछे बैठ जाते थे और अपना पढ़ना शुरू करते थे। अगर कोई टीचर आ गया नया, उसने मिस कर दिया, तब तो वहीं पीछे बैठ के पढ़ाई करते रहते थे। वही अपना जो भी एजेंडा मेरा किताब खत्म करने का रहता था। और बहुत वोरेशियस रीडर थे। अभी भी मेरी स्पीड बहुत फास्ट है, तो मैं अपने सारे जर्नल्स की पढ़ाई फोन पे गाड़ी में बैठ के कर लेता हूँ।
दूसरा मेरा म्यूजिक का शौक था। मैंने मैंडोलिन क्लास 7th में सीखना शुरू किया। 5 या 6 क्लास के बाद, वो हफ्ते में 2 दिन, महीने में 2 बार आते थे टीचर, हमारे साउथ इंडियन थे, और वो हमको फिल्मी गाने बजाने नहीं देते थे। तो हमने बोला नहीं, हमको नहीं सीखना, हम अपने से सीख जाएंगे। फिर हम क्लासिकल तो थोड़ा सीखे, करीब 6 क्लास हमने अटेंड की उनकी, और फिर उसके बाद अपना जो शौकिया बजाते थे वही बजाते रहे, वो आज तक बजा रहे। वायलिन भी सीखा था हमने तभी, और वायलिन प्रैक्टिस के बिना चला गया हमारा, अब उतना मुश्किल हो जाता है। मैंडोलिन मैं भी बजाता हूँ, और कोविड के समय बहुत ज्यादा बजाया। उस समय तो जब पूरी दुनिया स्ट्रेस में थी, तो हमारे पास वो बहुत बड़ा साधन था, मेरा स्ट्रेस बस्टर वो भी है, पढ़ने के अलावा म्यूजिक सुनना और मैंडोलिन बजाना। मैडम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि सर ने कौन सा ऐसा गाना बजाया जिससे आप इम्प्रेस हो गई, कुछ बताएं। और सर आज उस गाने को दर्शकों के लिए बजाएंगे भी। गाने तो बहुत बजाए इन्होंने, क्योंकि सोशियो कल्चरल में पार्टिसिपेट करते थे, और एक बार जो बजाने लगता है तो फिर वही आदमी बजाता ही, ऐसे कई लोग के साथ बजाए। और उसमें से एक तो किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, वो गाना तो बहुत ही अच्छा है, वो तो सुना सकते हैं दर्शकों को। सर आप बताइए, बजाना चाहेंगे उसको, दर्शक सुनना चाहेंगे आपका बजाया हुआ गाना। मैं थोड़ा सा बजा तो पूरा सकता हूँ। जो पहली बार हम ये जो मैंडोलिन का शौक चढ़ा है, उसमें एक प्यार का मौसम पिक्चर आई थी, और उसमें मैंडोलिन बजाते हैं शशि कपूर। तो हम लोग को लगा, अरे वाह, ये शशि कपूर में जो तुम बिन जाऊं कहाँ था, वो ये गाना ऐसे है। ये तुम बिन जाऊं कहाँ का म्यूजिक था इससे हुआ। लेकिन जो जो गाना मुझे सबसे अच्छा लगता है, जो अलका ने बताया, मेडिकल कॉलेज में भी इसी की फरमाइश होती थी, क्योंकि ये गाने के वर्ड्स एक डॉक्टर की लाइफ पे बहुत अच्छा फिट होते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो, और ये गाना मैं थोड़ा सा बजा देता हूँ जी। बहुत अच्छा। और यही एक पहचान है बहुआयामी प्रतिभा की, कि सर के पास गाने सब तो कुछ बहुत है। पसंद है जी। और अलका बताना भूल गई, एक बहुत पुराना गाना था जो जो हमारे सीनियर हमसे बजवाते थे कि यार ये अलका जी के लिए बजाइए, वो था बजाइए सर। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा। ये मेरी रैगिंग का गाना था। सीनियर्स हमसे यही बजवाते थे कि तुम अपने पार्टनर के लिए बजाओ, स्टेज पे बजवाया करते थे। और भी बहुत सारे गाने, अगर नया में है तो मुझे नए गाने भी बहुत मैं बजाता हूँ, स्पेशली ये तो है ही। ये सोनू निगम का गाना है।
मुझ में दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि सर ने पुराने से लेकर नए गाने बहुत बाखूबी बजाए। मैंने बोला ये मेरा स्ट्रेस बस्टर है। और जब हम स्टडी करते हैं किसी सक्सेसफुल पर्सनालिटी को या ऐसे व्यक्तित्व को जो कुछ अलग पहचान रखता है, तो बहुत सी चीजें साथ में निकल के आती हैं। सभी गुण होते हैं उसमें। आपके पास म्यूजिक भी जानते हैं, बजाते भी, पढ़ना लिखना, सेवा करना, और जो सर्जरी है, जो आपका स्किल है वो अलग है। तो कितने सारे गुणों से मिलके ये पर्सनालिटी बनी है। और थैंक यू, थैंक्स फॉर काइंड वर्ड्स। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने इस वार्ता के क्रम में। हमारे दर्शक हैं, आप हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, तो जानना चाहेंगे कि बोन हेल्थ के बारे में उनको कुछ टिप्स दे दें, छोटे छोटे टिप्स, जिससे कि वो ध्यान रखें और उनकी बोन्स मजबूत रहे, उनका स्केलेटन मजबूत रहे। ये बहुत अगेन मेरा ऑर्थोपेडिक, मैंने बोला ना, मेरा शुरू से एक पैशन रहा है बोन के बारे में स्टडी करना। और जैसे हम बोला, हर जगह इवोल्यूशन हो रहा है, इसमें बहुत सारे नॉलेज आ रहे हैं, लेकिन तभी भी बहुत सारी बेसिक चीज है जो हम अगर ध्यान रखें, आराम से अपना ध्यान, अपनी हड्डी का ध्यान रख सकते हैं। पहला तो ये पता होना चाहिए कि बोन का जो फ्रेमवर्क है हमारा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी मकान का जो बेस होता है, उसके ऊपर आप कुछ भी प्लास्टर कर दो, वो सब अलग है, लेकिन जो बेस है वो आपके मकान को, अगर मानिए एक बिल्डिंग का फ्रेमवर्क, वो बोन का है। और ये हमारा बोन कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है दोस्तों, और यही कैल्शियम हमको जिंदा रखता है। कैल्शियम एक चैनल है जिसके थ्रू लाइफ चलती है। और हर एक को अपने शरीर का ध्यान खुद रखना पड़ता है। ना आपके घर वाले रख पाएंगे, ना सरकार रख पाएगी, ना आपका कमिश्नर रख पाएगा, डॉक्टर भी नहीं रख पाएगा। और बहुत सिंपल है ध्यान रखना, केवल और 4 चीजों में है। नंबर 1, डाइट। डाइट में क्या है, आप ऐसे खाने को लें जो आपके हड्डियों में कैल्शियम पहुंचाए। और हड्डी में केवल कैल्शियम नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारे मिनरल्स आते हैं जो फलों में मिलेंगे। तो आपका खाना जो एक बैलेंस डाइट होता है, वो सबको पता है आप आजकल, लेकिन लोग लेते नहीं है, वो लें। नंबर आपको दूसरा, ऐसे खानों का परहेज करें जो ऐसे खाने जिससे हड्डियों में मिनरल जाता है उसको सब्स्टिट्यूट करता है, जिसको आजकल जंक फूड कहते हैं। आपका शौक है, आप हफ्ते में आप उसको भी राशन की तरह कर दें तो ठीक है, मतलब एक प्रचुरता होनी चाहिए एक नॉर्मल खाने की। जंक फूड से आपका सब्स्टिट्यूट हो जाता है मिनरल, वो नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे खाने हैं जो कैल्शियम का क्षरण करते हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, एसिड वाले जो खाने होते हैं। तो डाइट, कॉमन सेंस। नंबर 2, जो आप खाने खा के हड्डी को मजबूत कैसे करेंगे, उसके लिए लोडिंग एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। लोडिंग में जिसमें हड्डी पे जोर पड़ता है तो हड्डी और मजबूत होती है, ये कहा जाता है। अगर आप खाना ऐसा खाएंगे और लेते रहेंगे तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो लोडिंग एक्सरसाइज दोस्तों बहुत जरूरी है। और सबसे बेसिक लोडिंग एक्सरसाइज आपका ब्रिस्क वॉक है। और ब्रिस्क वॉक वो होता है जब आप तेज चले तो आपका सांस इतना फूले कि अगर कोई आपको रोक के कुछ पूछना चाहे तो आप अपने सांस के हाँफने के कारण जवाब ना दे पाए। तो ब्रिस्क वॉक उसको कहते हैं। तो ये सबसे बेस है, इसमें आप अपना नुकसान नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जिम जाके भी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, वेट्स उठा सकते हैं। ये सब लोडिंग एक्सरसाइज है जिसमें हड्डी पे जोर देने से हड्डी मजबूत होती है। तीसरा, अगेन लोड पर यूनिट एरिया, फिजिक्स का रोल है। आप
हड्डी तो पतली है, उसके ऊपर लोड ज्यादा डालेंगे तो वो भी कमजोर हो जाएगी। तो अपना वेट कंट्रोल रखिए। और चौथा जो हम लोग काम करते हैं, पोस्चर। किसी भी एक पोस्चर में अगर आप देर तक बैठे रहेंगे तो जोड़ पे एक पर्टिकुलर एंगल पे प्रेशर पड़ेगा। वो प्रेशर को ऑफलोड करना जरूरी है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। मैं सिखाने के लिए बोलता हूं कि हर घंटे में आप 3-4 मिनट के लिए ऑफलोड कर दीजिए। स्पेशली जो लोग ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, डेस्क चेयर पे काम करते हैं, अगर एक ही जगह बैठे रहेंगे या नीचे बैठ के काम करते हैं, अगर एक पोस्चर में घंटों बैठे रहेंगे तो वो जहां पे प्रेशर पड़ रहा है वो जोड़, वो हड्डी पे असर आएगा, वो डिफॉर्मिटी या डिफॉर्म होने लगता है। तो आप 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे के बीच में केवल 4 मिनट के लिए हट के स्ट्रेच कर लें, बॉडी को रिलैक्स कर लें, फिर बैठ के काम कर लें। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका 5 घंटे के काम में आपका टोटल 4-5-20 मिनट का एक डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन छोटी सी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से आप अपनी हड्डियों को लंबे समय तक चला सकते हैं। ये केवल 4 चीजें हैं दोस्तों जो मिलके सब पर इसमें कोई भी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक है। ये नहीं कि मैं तो ये करता हूं और ये नहीं करता हूं, ऐसा नहीं, सब कुछ करना पड़ेगा। ये चारों चीजें लेनी पड़ेगी। और जब मैंने डाइट बोला तो उसका एक सबसे बड़ा बेसिस है विटामिन डी। विटामिन डी बहुत जरूरी है, उसके बिना डाइट का कैल्शियम भी हड्डी तक नहीं जाएगा। विटामिन डी हम लोग बातें करते ही सूरज की रोशनी से मिल जाएगा, ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। हम लोग कवर में रहते हैं, जो एक्चुअल सन रेज जहां मिलनी चाहिए वो समय और वो पोजीशन नहीं मिलेगी। हमेशा सप्लीमेंट ले लीजिए विटामिन डी का, अपने डॉक्टर से बात कीजिए, रोज एक सप्लीमेंट लेने में कोई नुकसान नहीं है। और बच्चों को भी दिया जाए, क्योंकि बच्चे के समय जब ग्रोथ हो रही है तो विटामिन डी बहुत जरूरी है। बस दैट्स इट। अगर ये करिए, हड्डी आप मजबूत रखोगे। और एक्सीडेंट से बचना पड़ेगा, मजबूत से मजबूत हड्डी भी एक्सीडेंट करोगे तो टूटेगी, फिर हम लोग की जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर प्रसाद ने। कुछ 4 चीजों का अगर हम पालन कर लें तो हमारी बोन भी स्वस्थ रहेंगे और लंबे समय तक अच्छा जीवन हम जिएंगे। और मित्रों, मैं अंतिम क्वेश्चन पूछूं उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारा जो चैनल है प्रयत्न, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पॉडकास्ट को लाइक करें। और इसमें बहुत सी इंफॉर्मेटिव बातें हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, तो अपने मित्रों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। तो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी तो युवा वर्ग को संदेश आपने दिया, समाज को क्यूमुलेटिव आपका क्या मैसेज है कि समाज कैसे प्रोग्रेस करे, लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन कैसे हो? कुछ संक्षिप्त शब्दों में इसको थोड़ा बताइए तो लोग आपकी बात सुनते हैं तो कुछ पालन कर लेंगे। अगर कुछ 10% लोग भी उस बात को मान लेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। डॉक्टर प्रवीण जी, अगर समाज की बात करें तो मेरे ख्याल से डॉक्टर अलका से मैं बोलूंगा कि ये भी बताएं, समाज आइसोलेशन में नहीं होता है, समाज बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है। और उसका सबसे बड़ा पिलर जो मुझे लगता है वो महिलाएं हैं। जी, तो अलका आप बताओ कि आपको क्या लगता है, फिर मैं बाकी उसको पूरा कर दूंगा। सबसे बड़ी चीज तो साक्षरता है। और हम लोग एकल में डॉक्टर साहब भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाए और कई चीजें सिखाई जाए। सिलाई, स्वावलंबन पे भी फोकस किया जा रहा है। सिलाई है, खेती है, उसमें कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। और कुछ चीजें जैसे दिए वगैरह बना लें, कलर्स बना लें जो कि स्पेसिफिक उसमें दिवाली पे, होली पे उन सबको आगे बढ़ाए। तो छोटे छोटे उद्योग भी कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे एकल से काम करने के लिए। और सबसे जरूरी तो साक्षरता ही है। और उसके साथ साथ फीमेल्स को आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे कि घर में जो बच्चे हैं उनको सही शिक्षा मिले, सही मार्गदर्शन हो। तो उस पे फोकस करना जरूरी है। आप बिल्कुल, मेरे ख्याल से अभी भी जो हमने बोला, महिलाएं पिलर होती हैं किसी भी समाज के लिए। तो अगर पिलर आप मजबूत नहीं करोगे तो समाज बिखरने का बहुत बड़ा आप एक बीज डालो जो समाज को बिखरा देगा। तो डॉक्टर अलका ने यही कहा, तो महिलाओं को सशक्त करना बहुत जरूरी है। और ये भी सच्चाई है, हम लोग बोलते हैं दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर कहते हैं तो ये नहीं हम कहते कि हम लोग तो डॉक्टर, हम जानते हैं महिला अलग है, पुरुष अलग है। लेकिन
अपॉर्चुनिटी बराबर मिलनी चाहिए। मैं इस पे बिलीव करता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि महिला और पुरुष बराबर है, बट महिला और पुरुष को अपॉर्चुनिटी बराबर की मिलनी चाहिए। दैट इज द क्रक्स किसी भी समाज में। मतलब किसी को भी किसी चीज के लिए केवल उसका, आप उसकी काबिलियत देखिए, किसी और, जैसे किसी को आप गोरा नहीं है इसलिए हटा दो, या काला है तो हटा दो, जाति है तो हटा दो, उसी तरह महिला सोच के आप मत हटाओ। सब जैसे सब तरफ बराबरी होती है, ये भी बराबर हो जाए। अगर आप के पास क्वालिफिकेशन है तो आप इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप महिला हो या पुरुष, आपको जॉब करने का अधिकार है और मिलना चाहिए। और महिलाएं, इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं और ये मैं देखता भी हूं, महिलाओं का दिमाग हमेशा पुरुषों से ज्यादा अच्छा चलता है, ज्यादा सोच सकती, उनके आयाम ज्यादा होते हैं। और ये जो मैं कह रहा हूं, मैं अकेले नहीं कह रहा हूं, ये सारा एविडेंस कहता है। जो हम लोग डॉक्टर है, एविडेंस बेस्ड बात करते हैं। जो क्या है, साइंस क्या कहता है, साइंस भी यही कहता है कि महिलाओं का दिमाग चार तरफ चलता है, पुरुष का नहीं चलता है। तो हम लोग बहुत सारी चीजों में फिजिकली हम लोग स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन मेंटली फीमेल्स आर स्ट्रांगर। तो समाज के लिए सबका सशक्तिकरण होना जरूरी है और कभी भी आइसोलेशन में नहीं रहना चाहिए। हम सबको समाज में, आप ये मत सोचो कि हम बहुत अच्छे हो गए, बहुत अमीर है, बहुत अच्छा खाना खा रहे और चारों ओर गरीब लोग घूम रहे हैं, तो फिर आप भी उसी में आओगे। मतलब आप कैसे अलूफ नहीं रह सकते हो। तो समाज का ग्रोथ, जो समरसता का ग्रोथ है, वो करने का प्रयास सबको करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, सब लोग को ग्रो करना चाहिए, जिससे भी आप जुड़े हो उसको ग्रो करना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। और इसका जो मैं अगर दो शब्दों में कहूं, सबका साथ सबका विकास। और हमारी जो संस्कृति है इसमें महिलाओं को बहुत महत्ता दी गई। एक परिवार को बनाने का, चलाने का सब कार्य महिला का होता है, और महिला अगर स्ट्रांग है तो परिवार भी स्ट्रांग होता है, आगे बढ़ता है। और डॉक्टर प्रसाद, डॉक्टर अलका शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ जुड़े, और हम ऐसे ही आगे आपके दर्शकों के सामने और प्रेरक व्यक्तित्व लाते रहेंगे, जिससे कि सभी लोग प्रेरणा लें और समाज के लिए कुछ ना कुछ करें। जय हिंद। नमस्ते दर्शकों।